चैप्टर 206। जिन वू के चले जाने के बाद हंटर्स गिल्ड के विशिष्ट सदस्यों ने कालकोठरी में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अरे, मुझे धक्का देना बंद करो। ये कालकोठरी भागने वाली नहीं है, इसलिए इस सब पागलपन की कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र हंटर सेओंग जिन वू क्या परीक्षण करना चाहता था कि उसने एक रेनकेगेट भी उधार लेने का सहारा लिया जिसे किसी और ने पहले ही बुक कर लिया था। इतना ही नहीं, एक कठिनाई वाला गेट जो स्पष्ट रूप से काफी ऊपर चला गया था। शिकारियों ने तुरंत कालकोठरी के फर्श पर कदम रखा और अपनी उत्सुक आंखों से हर कोने को स्कैन किया। लेकिन जल्द ही उनकी अभिव्यक्तियां शुद्ध सदमे और आश्चर्य में बदल गईं। सचमुच वे खून की नदी का सामना कर रहे थे। राक्षसों की लाशें लगभग पहचाने न जा सकने वाले टुकड़ों में कटकर खून की सड़क बन गईं। और ये सड़क दूर की ओर अंधेरे में हमेशा के लिए चलती हुई प्रतीत होती थी। सभी शिकारी अवाक रह गए और अधिक गहराई में जाने का साहस भी नहीं कर सके। उधर देखो, शिकारियों में से एक ने अपने बगल वाले व्यक्ति को अपनी कोहनी से इशारा किया। कोहनी मारने की कोशिश करने वाले व्यक्ति ने अपनी चकित निगाहें बताए जा रहे स्थान की ओर घुमाई और धीरे धीरे उसका जबड़ा लगभग उस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर फर्श से टकराया जो वहां उसका इंतजार कर रहा था। आखिर किस तरह की ताकत एक राक्षस को कालकोठरी की छत में इतने अजीब तरीके से फंसा सकती है? यह देखते हुए कि इन कालकोठरियों की दीवारें किसी भी नियमित गुफाओं की तुलना में अतुलनीय रूप से कठिन सामग्रियों से बनी थी, ये वास्तव में देखने में एक गंभीर रूप से चौंकाने वाला दृश्य था। मुझे लगता है आज रात के खाने की मेरी योजना के लिए बस इतना ही। कमजोर दिल वाले शिकारियों ने पूरी तरह से नरसंहार का ये दृश्य देखा और उनका रंग कागज की शीट से भी अधिक पीला हो गया। जिस बात ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह ये तथ्य था कि रैंक के शीर्ष छोर पर रहने वाले कालकोठरी के राक्षसों को 10 मिनट से भी कम समय में ऐसी अवस्था में मार दिया गया था। एक महिला शिकारी ने मन ही मन बुदबुदाई, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शुद्ध सदमे जैसी थी। हंटर सेओंग जिनवू, वह उस प्रकार का दिखता भी नहीं था, लेकिन ये बस समूह जितना गहराई में प्रवेश करता गया, उन्हें भारी हिंसा के संकेत उतने ही स्पष्ट दिखाई देने लगे। वो अब लगभग 5 वर्षों से एक शिकारी थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी कालकोठरी की दीवारों को इस हद तक नष्ट होते नहीं देखा था। एक अन्य पुरुष शिकारी ने कालकोठरी के अंदर का निरीक्षण करते हुए उसके बुदबुदाने का जवाब दिया। अन्य लोग इसे क्या कहते हैं, भीतर के जानवर को बाहर निकालें या कुछ इस तरह का? ये सुनने के बाद चाहे इनने धीरे से अपना सिर हिलाया, इनमें से कुछ भी हंटर सेओंग की करतूत नहीं थी। वो पहले भी कई बार उसकी लड़ाइयों को करीब से देख चुकी थी, इसलिए उसे इस बात का पूरा यकीन था। जिस जिन वू को वो जानती थी वह एक शिकारी था जो अपने दुश्मनों को यथासंभव सफाई से समाप्त करना पसंद करता था। ये कलात्मक भी था। जब उसने पहली बार उसे लड़ते हुए देखा तो जिस तरह से उसने अपने कौशल को नियंत्रित किया, उसकी सुंदरता से वह मंत्रमुग्धा हो गई। अगर ऐसा होता, हंटर सेओंग के सम्मनों में से जो ऐसा करने में सक्षम है वह है। ये तब सही था। उसे चींटी राक्षस का सिर याद आया जो अपने निचले जबड़ों को फैलाकर उस पर चिल्ला रहा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो प्राणी क्रूरता का चरम अस्तित्व था। क्या जिन वू ने यह नहीं कहा? उसके एक सम्मन में बदलाव हो गया था। तो फिर उस चींटी राक्षस में किस तरह का बदलाव आया? चाहे इनने अपने सहकर्मियों को पीछे छोड़ दिया, जो अभी भी कालकोठरी में पाए गए बेरू की गतिविधि के शेष निशानों से हैरान थे, और जल्दी से गेट से बाहर निकल गई। हालांकि जिन वू को तब तक कहीं नहीं देखा गया था, भले ही वो कुछ मिनट पहले ही निकला था। उसे इतना तेज क्यों होना पड़ता है? चाहे इनने अपने आसपास का निरीक्षण किया और चुटीले स्वर में बड़बड़ाए, और उसके पास उससे पूछने के लिए बहुत सारी चीजें भी थी। मुझे यकीन है कि एक और मौका मिलेगा। उसने इतनी धीरे से आह भरी कि उसके सामने बैठी तितली भी नहीं डरी। जैसे ही वो गेट में फिर से प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे मुड़ी, उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई। जिन आह ने कदम बढ़ाए और एक चालाक छोटी बिल्ली की तरह बर्तन धोने में व्यस्त अपनी माँ के पास जा घुसी। या तो माँ ने अपनी बेटी के कदमों की आवाज नहीं सुनी, या हो सकता है कि उन्होंने उन्हें सुना हो, लेकिन ये दिखावा करने का फैसला किया कि उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने जिन आह द्वारा दूरी कम करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और फिर अंत में जिन आह अपनी माँ को कसकर गले लगाने से पहले उनकी सांसों को सुनने के लिए काफी करीब आ गई थी। माँ, हालांकि उसके सभी प्रयासों के लिए बहुत बुरा था, उसकी माँ को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बस सौम्य आवाज में जवाब दिया, क्या तुम ऊब महसूस कर रही हो? भाई घर नहीं आना चाहते और माँ मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। जब माँ अस्पताल में सो रही थी, जिन वू ने अपनी बहन की स्थानापन्न माँ की भूमिका निभाई।
जिन आह को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए उसने एकमात्र कमाने वाले के रूप में काम करने की पूरी कोशिश की और परिवार के घर के सभी कामों की देखभाल की। उसके लिए वो उसका भाई बहन, उसके माता पिता और साथ ही उसका दोस्त था। यही कारण है कि जिन आह को अक्सर परिवार के घर के आसपास अपने पिता की उपस्थिति की याद आती थी, क्योंकि वो दिन ब दिन व्यस्त होता जा रहा था। उसके साथी देशवासियों में से प्रत्येक अब तक उसके उत्पीड़क का चेहरा और उसका नाम जानता था, लेकिन अगर वह वास्तव में उसे अब और नहीं देख पाती तो इसका क्या मतलब था? और इसलिए यहां वो उस छेद को भरने की कोशिश कर रही थी जिसे जिन वू ने अपनी मां और प्रोत्साहन के गर्म शब्दों के साथ पीछे छोड़ दिया था। फिर भी आपके आसपास रहना बहुत अच्छा है, मां। जिन आह ने अपना चेहरा अपनी मां की पीठ में छिपा लिया और एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरी। हालांकि वह उसे वापस नहीं देख सकी, मां ने बेटी की तरह ही चेहरे पर भाव रखे और बर्तन साफ करना जारी रखा। जिन आह अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर तक अपनी मां की पीठ से ऐसे चिपकी रही जैसे बंदर किसी पेड़ को पकड़कर रखता है। मां, चलो घर चलते हैं। मां के हाथ फिर से काम शुरू करने से पहले क्षण भर के लिए हिलना बंद हो गए। उसके होठों पर फिर से मुस्कान आ गई। क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? मां को ये जगह सचमुच बहुत पसंद है, तुम्हें पता है? आपको इतना पुराना अपार्टमेंट क्यों पसंद है? जिन आह ने उसे हल्के से डांटा, लेकिन मां बस मुस्कुराई और उसके हाथ तेजी से चलते रहे। दरअसल जिन आह को पता था कि उसकी मां इस पुराने अपार्टमेंट को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि क्यों उसकी मां मासिक किराया चुकाते हुए भी यहां रहने पर अड़ी हुई थी, जबकि उनका बेटा इतना पैसा कमा रहा था कि आम लोग अपने जीवनकाल में कभी भी इसे छू नहीं पाते थे। वह अभी भी अपने लापता पति, अपने बच्चों के पिता का इंतजार कर रही थी। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद एक दिन वह लड़खड़ाते हुए यहीं वापस आ जाएंगे। जिन आह को अब अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था और उसे लगता था कि उनका इंतजार करना समय की बर्बादी है। लेकिन मां का तर्क सुनने के बाद उसके भाई ने दोबारा घर बदलने का जिक्र नहीं किया। फिर भी मुझे यह अपार्टमेंट पसंद है। मां ने धीरे से अपनी बेटी को फिर से मनाया। जिन आह को जाने के लिए अपनी एड़ी पर घूमने के लिए प्रेरित किया। उसके गाल नाखुशी से फूल गए। मां जल्दी से घूमी और जिन आह की ओर ऐसे चेहरे से देखा जिस पर लिखा था, मैं भूल गई। उसे अभी अभी याद आया था कि मौसम पूर्वानुमान में शाम को बारिश की चेतावनी दी गई थी। स्वीटी, क्या तुम बरामदे से कपड़े लेकर अंदर आ सकती हो? माँ, आप मुझे केवल तभी स्वीटी कहती हैं जब आपको कुछ काम करने के लिए मेरी आवश्यकता होती है। फिर भी उसे बुलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, जैसा कि बरामदे की ओर जाते समय उसकी खुशी भरी गुनगुनाहट से पता चलता है। जिन आह के अनुरूप, जो कमोबेश इस तरह के काम करने में विशेषज्ञ थी, उसने जल्दी से कपड़े उतारे और उन्हें टोकरी में रख दिया। परंतु फिर उसके तेज हाथ अचानक लड़खड़ाकर रुक गए। उसे एहसास हुआ कि उसके ध्यान देने से पहले ही ऊपर आसमान में अंधेरा छा गया था। क्या बारिश वाले बादल पहले ही आ गए? स्वाभाविक रूप से उसने ऊपर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और उसके बाद उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गईं। धुले कपड़ों से भरी टोकरी उसके हाथ से छूट गई। उसके हाथ पसीने से लथपथ थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष वू जिन चेओल ने अपनी गीली हथेलियों को जल्दी से अपनी बेदाग पैंट पर रगड़ने से पहले नीचे देखा। उसे ये घबराहट महसूस हुए कितना समय हो गया था। वो वास्तव में कालकोठरी तोड़ने के कगार पर एक गेट में प्रवेश करना पसंद करेगा। यह उसके तनाव के स्तर पर आसान होगा। आपको इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, एसोसिएशन के अध्यक्ष वू जिन चेओल, एक उच्च रैंकिंग अधिकारी जिसने वू जिन चेओल को कोरियाई राष्ट्रपति निवास ब्लू हाउस में आमंत्रित किया था, ने एक पतली सी मुस्कुराहट दिखाए। जब देश के सर्वोच्च पद के धारक से मिलने वाला व्यक्ति इतना घबराया हुआ हो तो उचित बातचीत कैसे हो सकती है? अधिकारी अच्छी तरह से समझते थे कि कम उम्र में इतने ऊंचे पद पर चढ़ना काफी बोझिल रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना की कि बैठक के दौरान कोई गलती न हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वू जिन चियोल की मुस्कान थोड़ी कठोर थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। प्रोत्साहन के तौर पर अधिकारी ने उसकी पीठ कुछ बार थपथपाए। जल्द ही विशेष अतिथि कक्ष का दरवाजा खुला और देश के राष्ट्रपति के ये दोनों व्यक्ति उनके कई अनुचरों के साथ अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। श्रीमान राष्ट्रपति, वू जिन चेओल और सरकारी अधिकारी दोनों अपनी सीटों से खड़े हो गए। ये ठीक है, एक सीट ले कृपया। मैं किसी भी तरह से ठीक हूं। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूं। कोरिया के राष्ट्रपति किम म्यूंग चियोल ने घबराहट भरे माहौल को दूर करने के लिए एक हल्का मजाक किया और अपनी सीट पर बैठ गए। एक बार जब राष्ट्र के राष्ट्रपति को अपनी सीट मिल गई, तो सरकारी अधिकारी और वू जिन चेओल भी उसी क्रम में बैठ गए।
राष्ट्रपति की नज़र तुरंत वू जिन चेओल की ओर चली गई। मुझे यकीन है कि आप इस समय एसोसिएशन के मामलों में वास्तव में व्यस्त हैं, मिस्टर एसोसिएशन अध्यक्ष। उतना नहीं, सर, हो सकता है कि उसके होठों ने इससे इनकार कर दिया हो, लेकिन वू जिन चेओल की आंखों के नीचे काले घेरे हर दिन अपना दायरा बढ़ा रहे थे। वो सोचने लगे कि एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गोह गनहुई ने अपने अस्वस्थ शरीर के साथ इस सारे काम के बोझ को कैसे झेला। उनके निधन के बाद वू जिन चियोल के मन में उनके प्रति सम्मान का स्तर और भी गहरा हो गया था। लेकिन शायद इसीलिए वह वास्तव में चाहता था कि यह असुविधाजनक मिलन यथाशीघ्र समाप्त हो जाए। माफ कीजिए श्रीमान, आपने मुझसे आ जाने के लिए क्यों कहा, सर? उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ने वू जिन चियोल को चेतावनी देने की कोशिश की क्योंकि वू जिन चियोल ने सीधे कहानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन फिर राष्ट्रपति ने उसे रोक दिया। वास्तव में एसोसिएशन के अध्यक्ष को बहुत लंबे समय तक यहां रोकना सही नहीं है, जब वह अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुझसे मिलने आया था। इधर उधर न घूमें और जब मुख्य विषय की बात हो तो इसे सरल रखें। राष्ट्रपति किम म्यूंग चियोल को चर्चाओं की तीव्र प्रगति पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। उस स्थिति में मुझे तुरंत विषय पर आने की अनुमति दें। एसोसिएशन के अध्यक्ष, मैंने आपसे यहां आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तब थोड़े समय के लिए वू जिन चेओल की एक उच्च रैंक वाले हंटर की इंद्रियों ने इस तथ्य को पकड़ लिया कि देश के राष्ट्रपति उसके वर्तमान मूड को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे उसे एक निश्चित पूर्वाभास होने लगा। निस्संदेह दूसरा व्यक्ति उससे एक कष्टकारी अनुग्रह मांगने के लिए तैयार हो रहा था। निश्चित रूप से, जैसे कि उन्हें भी इस बारे में कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। राष्ट्रपति किम अजीब तरह से मुस्कुराए और खुद को समझाना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि आप और सेओंग जिन वू हंटर महोदय के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध है। वू जिन चियोल ने तुरंत उस दोषपूर्ण अफवाह को सुधारा। मैं वास्तव में सेओंग हंटर महोदय से परिचित हूं, लेकिन हमारा रिश्ता उतना घनिष्ठ नहीं है जितना आप सोचते हैं, सर। क्या ऐसा है? हाँ, ये वास्तव में एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गोह गनहुई थे, जिनके सेओंग जिन वू हंटर महोदय के साथ घनिष्ठ संबंध थे। वू जिन चेओल ने खुद ही सिर हिलाया, उस पल को याद करते हुए जब गोह गनहुई ने हंटर सेओंग के साथ कुछ ठंडे लोगों को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की थी। राष्ट्रपति किम ने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचा। अभी भी आप सेओंग हंटर महोदय के साथ आसानी से संवाद करने की स्थिति में हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। उस मामले में क्या हम आपसे एक सहायता मांग सकते हैं, एसोसिएशन अध्यक्ष वू? आशा के अनुसार वू जिन चियोल ने मन ही मन सोचा, यह आ गया, और निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया। हम किस तरह के एहसान की बात कर रहे हैं, सर? सियोग हंटर महोदय की अत्यधिक प्रशंसा के कारण हम सोच रहे थे कि क्या हम उन्हें देश के जनसंपर्क राजदूत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हंटर सियोग जिन वू कोरिया गणराज्य को सुरक्षित बनाता है, जैसे नारे के साथ। राष्ट्रपति किम ने अपनी बात वहीं समाप्त की और खिलखिलाकर मुस्कुराए। यहाँ एक गौरवान्वित कोरियाई हंटर था जो अमेरिकी स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर को सबक सिखाने के लिए काफी मजबूत था। इतना महत्वपूर्ण तो नहीं था कि हंटर ब्यूरो को भी उसकी आज्ञा और कॉल पर मजबूर कर सके। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वित्तीय और राजनीतिक जगत ऐसे व्यक्ति के कार्यों पर ध्यान नहीं देगा। किम म्यूंग चियोल देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने पद का उपयोग किसी और के आने से पहले जिन वू को अपने पक्ष में करने की योजना बना रहे थे। शुरुआत में देश के जनसंपर्क दूत के तौर पर और फिर धीरे धीरे समय के साथ उनसे दोस्ती हो जाएगी। जैसे जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी के रूप में उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसका दोस्त होना किसी के लिए भी सबसे शक्तिशाली कार्डों में से एक साबित होगा। जहां तक एसोसिएशन के अध्यक्ष वू जिन चेओल का सवाल है, उसकी भूमिका उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेतु बनने की थी। निस्संदेह वू जिन चियोल इतना भोला नहीं था कि उसे इस बात का एहसास न हो कि राष्ट्रपति किम का गुप्त उद्देश्य क्या था। आपने मुझे ऐसी ही किसी बात के लिए यहां बुलाया है? वू जिन चियोल को लगा कि उसका सारा घबराहट वाला तनाव दूर हो गया है, और फिर उसे ये सोचकर गुस्सा आने लगा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बैठते ही उसे इस तरह की बकवास में क्यों शामिल होना पड़ा। तो वह सोचता है कि मुझे इधर उधर धकेलना आसान है। दरअसल वह गोह गनहुई नहीं था। दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष ने एसोसिएशन के ब्रेकवाटर की भूमिका निभाई, लेकिन उनके चले जाने के बाद वित्तीय और राजनीतिक जगत के लोग अब अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर रहे थे। वे उससे अपना हित साधने की बात कह रहे थे। हालांकि मजेदार बात यह थी, वू जिन चेओल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे राहत भी महसूस हो रही थी। अतीत में एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गोह गनहुई ने अक्सर इसका उल्लेख किया था। हंटर्स एसोसिएशन को हंटर्स के लिए अपना काम करने के लिए सही तरह का माहौल बनाने की जरूरत है।
और यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ शिकारियों के लिए नहीं थी, बल्कि बाकी सभी के लिए भी थी। जब उसके विचार उस बिंदु तक पहुंचे, तो वू जिन चेओल पहले की तुलना में अधिक निश्चिंत हो गया। उसके चेहरे पर भी एक स्वाभाविक मुस्कान तैर गई। हालांकि दुर्भाग्य से राष्ट्रपति किम ने उस मुस्कुराहट का गलत मतलब निकाला और साथ ही हंसने लगे। ऐसा लगता है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष वो किसी खास व्यक्ति के विपरीत काफी समझदार व्यक्ति है। बहुत अच्छा, यदि आप हम पर यह छोटा सा उपकार करेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। यह सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं है, क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा, एक निश्चित व्यक्ति के विपरीत यह पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि राष्ट्रपति किसके बारे में बात कर रहे थे। वू जिन चेओल ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए और बोला, वास्तव में दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष एक अद्भुत सज्जन व्यक्ति थे। यह सही है, बिल्कुल सच। वो एक महान सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उतने ही जिद्दी भी थे। मैं एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष से बहुत अलग हूं। वाकई तुम हो। शिकारी संघ को समय के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। हमेशा के लिए अतीत के आदर्शों से बंधे रहना अच्छा नहीं है। जब वू जिन चेओल ने राष्ट्रपति किम की ओर घूरना शुरू किया तो उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस इमारत के हर एक व्यक्ति को, तुम्हारे सभी अंगरक्षकों सहित, मारने में कितना समय लगेगा? वह क्या था? उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी सीट से उछल पड़ा, लेकिन वू जिन चेओल द्वारा किए गए सघन हत्या के इरादे से वो तुरंत अकड़ गया। कम रैंक वाले शिकारियों की तो बात ही छोड़िए, एक रैंक ए अवेकेंड एक सामान्य नागरिक के लिए किसी ज्ञात जंगली जानवर से भी अधिक घातक साबित होगा। जंगल में बाघ या भालू का सामना करते समय सामान्य लोग पूरी तरह से शक्तिहीन होंगे, तो वही लोग ए रैंक के शिकारी से कैसे निपट पाएंगे? कुछ घंटे नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। वू जिन चेओल ने देखा कि सुनने वाले दो व्यक्तियों के चेहरे हर गुजरते सेकंड के साथ हल्के होते जा रहे थे और शांति से उन्हें संबोधित किया। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जब मैं इधर उधर उत्पात मचाना शुरू कर दूं तो आपको मुझे रोकने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? मैं आश्चर्यचकित हूं। यदि आपको सियोल के भीतर तैनात प्रत्येक पुलिस अधिकारी और सैनिक को संगठित करना है और मेरी जादुई ऊर्जा भंडार समाप्त होने तक बचाव करना है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप किसी तरह खुद को बचा सकते हैं। वू जिन चेओल ने शांत अभिव्यक्ति के साथ इस अविश्वसनीय रूप से भयावह तस्वीर को चित्रित किया, जिसने राष्ट्रपति किम के आतंक को और भी अधिक बढ़ाने का काम किया। राजनेता कुछ कहना चाहता था, लेकिन हत्या का यह गहरा इरादा लगातार उसके होठों पर छाया रहता था और वह शब्दों के समान कुछ भी नहीं बोल पाता था। हालांकि, क्या होगा अगर मेरे बजाय हंटर सियोग उत्पात मचा रहा हो? तुम्हें उससे बचाव के लिए कितने आदमी जुटाने होंगे? क्या यह वू जिन चेओल द्वारा छोड़े गए इस जानलेवा इरादे के कारण था? हंटर सेओंग जिन वू अकेले उन विशालकाय राक्षसों का शिकार करने में सक्षम था, और इसके बजाय अचानक लोगों का शिकार करना शुरू कर देने में सक्षम होने की कल्पना करने के बाद राष्ट्रपति किम तुरंत अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने के एक भयानक मामले से उबर गए। वू जिन चेओल ने सोचा कि ये दो व्यक्तियों को आतंकित करने के लिए पर्याप्त था और उसने हत्या का अपना इरादा वापस ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हर शिकारी का ध्यान केवल इस बात पर होता है कि एक शिकारी को क्या करना चाहिए। शिकारियों को शिकारियों के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता थी। इस बीच राजनेताओं को अपने बुलबुले के भीतर रहने की जरूरत है। दुनिया को सही रास्ते पर ले जाना, यही हंटर एसोसिएशन का सिद्धांत था, बल्कि एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गो गनहुई का। वू जिन चेओल ने सीधे राष्ट्रपति किम की भयभीत आंखों में देखा और उन्हें दृढ़ता से चेतावनी दी। मेरे पास दिवंगत राष्ट्रपति गो गनहुई द्वारा स्थापित हंटर एसोसिएशन के आदर्शों को बदनाम करने का कोई विचार नहीं है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगे। चैप्टर 207। क्या उस पर संदेह करने का कोई कारण था? राष्ट्रपति किम ने पुष्टि की कि वू जिन चेओल बेहद गंभीर था और उन्होंने जल्दबाजी में जवाब दिया, यहां तक कि खुद को इस स्थिति को अपने लाभ के लिए मोड़ने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया। बेशक, एक शिकारी को एक शिकारी का काम करना होगा। मेरे विचार बहुत उतावले थे। यह मेरी ओर से जुबान की फिसलन थी। वू जिन चेओल ने पीले चेहरे वाले राष्ट्रपति को बिना रुके अपना सिर हिलाते हुए देखा और जाने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया। हालांकि उसके बहुत देर तक चले जाने के बाद भी राष्ट्रपति और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी दोनों अपनी सीटों से नहीं उठ सके। उनके पैर बहुत पहले ही कांप रहे थे। केवल अभी उन्हें इस वास्तविकता का एहसास हुआ कि शिकारी नामक अस्तित्व कितना डरावना हो सकता है। क्या वहां कुछ अच्छा हुआ, सर? जैसे ही कार चलने वाली थी, वाहन चला रहे एस्कॉर्ट ने पिछली सीट पर बैठे वू जिन चेओल से पूछा।
क्या यह आपको वैसा ही दिखता है? जी श्रीमान, ऐसा होता है। उसका एस्कॉर्ट मॉनिटरिंग डिवीजन का एजेंट भी था। वू जिन चियोल ने शिशु चेहरे वाले नौसिखिया पर नजर डाली, जो प्रभावी रूप से उसी विभाग से उसका कनिष्ठ था, और अंत में उसे अपने नौसिखिया दिनों की याद आ गई और उसने अपने होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मैंने नौकरी मिलने के बाद पहली बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कर्तव्य निभाया है, बस इतना ही। वू जिन चेओल उस सीट के पीछे की ओर झुक गया जिस पर गो गन हुई बैठते थे। इसके बाद उसने दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष की ओर स्नेहपूर्वक देखा, जो अन्य शिकारियों की खातिर सभी की नजरों से बचकर ऐसी जगहों पर बैठे होते और ऊंचे स्थानों पर कई शक्तिशाली लोगों की नाराजगी और नफरत अर्जित कर रहे होते। वू जिन चेओल की क्रोधित दिखने वाली आंखों और उसके बड़े शरीर के कारण वह पहले से ही नफरत और डर का आदी था। यदि वह एसोसिएशन के अध्यक्ष होने का हिस्सा होता तो वह इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते। जिस क्षण उसने गोह गनहुई से सत्ता संभालने का फैसला किया, वैसे भी उसने खुद को इस तरह की बकवास के लिए कुछ हद तक तैयार कर लिया था। हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, सर? एसोसिएशन के लिए? वो वास्तव में घर जाकर छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन वास्तव में वो कार्यालय में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ भाग आया था। उसे अभी भी बहुत सारा काम करना था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सर। जैसे ही एस्कॉर्ट ने एक्सीलेटर पर कदम रखा, उसने वू जिन चेओल के मन को समझ लिया। 2 व्यक्तियों को ले जा रहा वाहन आसानी से ब्लू हाउस के मैदान से बाहर निकल गया। ऐसे ही कितना समय बीत गया। वू जिन चियोल गुजरते दृश्यों को घूरते हुए सो गया, लेकिन अचानक फिर से जाग गया। वो सड़क पर तेजी से कहीं नहीं जा रही कारों के अंतहीन सागर को देख सकता था। भले ही सियोल अपनी खचाखच भरी सड़कों के लिए बदनाम था, लेकिन कार्य दिवस के बीच में ऐसा ट्रैफिक जाम असंभव लगता था। क्या एक और गेट फिर से सड़क के बीच में आ गया? अब थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए वू जिन चेओल ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। दुर्भाग्य से सड़क का समग्र वातावरण इतनी सरल चीज के लिए बहुत अधिक संदिग्ध लग रहा था। दरअसल सभी ड्राइवरों ने अपनी कारें रोक दी थी और आसमान की ओर देखने के लिए बाहर निकल गए थे। ये सिर्फ ड्राइवर ही नहीं थे, यहाँ तक कि फुटपाथ पर चलने वाले पैदल यात्री, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलने वाले लोग, हर कोई रुक गया था और अपने सिर के ऊपर आकाश की ओर देख रहा था। इसमें ड्राइवर की सीट पर बैठा एस्कॉर्ट भी शामिल था, जो आसमान की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन आगे की ओर झुका रहा था। यहाँ क्या चल रहा है? अब वास्तव में चिंतित महसूस करते हुए वू जिन चेओल ने तुरंत एस्कॉर्ट का कंधा पकड़ लिया और उसे इधर उधर हिलाया। अरे, क्या चल रहा है? एस्कॉर्ट ने कांपती आवाज में बात की, रास्ते से हट गया और विंडो स्क्रीन के शीर्ष की ओर इशारा किया। वहां देखो, सर। एक पल में वू जिन चेओल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या उसकी आंखें उससे धोखा कर रही थी? नहीं, यदि ऐसा होता तो हर किसी को अपने चेहरे पर अंकित एक ही भाव के साथ आकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। उसने अभी जो देखा उस पर वह विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन सड़क पर बाकी सभी लोगों की तरह वो कार से बाहर कूद गया। उसकी आंखें उससे झूठ नहीं बोल रही थी। वू जिन चियोल ने चकित होकर आकाश की ओर देखा, इससे पहले कि उसके चेहरे पर शुद्ध, बिना किसी आश्चर्य के भाव आया। कैसे? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? परीक्षण का परिणाम बहुत संतोषजनक साबित हुआ। घर वापस ले जाते हुए जिन वू के कदम पहले से कहीं अधिक प्रसन्नचित थे। बेरू सचमुच ताकतवर हो गया था, यहां तक कि उसकी आरंभिक अपेक्षा से भी कहीं अधिक मजबूत। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि एग्रिट आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अकेले बेरू की उन्नति पहले से ही एक उत्कृष्ट परिणाम थी। बिना किसी संदेह के हंटर्स गिल्ड के कुलीन लोग अब तक उस कालकोठरी के भीतर दिखाए गए तमाशे से अपने ढीले जबड़े बंद करने में असमर्थ होंगे। जिन वू ने चाहे इन और उसकी चौड़ी खुली आंखों की कल्पना की और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया था और वह उससे थोड़ी देर बात करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास अभी भी मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी को पहले कॉल देने से पहले जिन वू ने थॉमस आंद्रे और लेनार्ड नीरमैन के बीच अपने विकल्पों पर विचार किया। वह काफी हद तक अनुमान लगा सकता था कि जर्मन यहाँ किस लिए आया था, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि दुनिया में नंबर 2 रैंक वाला हंटर इस तरह अघोषित रूप से आकर क्या सोच रहा था। कुछ ही देर में कॉल आ गई। मिस्टर सियोंग, इस बात से चिंतित होकर कि जिन वू उसे फिर से काट देगा, थॉमस आंद्रे ने जो कहना चाहा उसे कहने में जल्दी थी। मैं आपके लिए एक शानदार उपहार लेकर आया हूं, मिस्टर सियोंग। एक उपहार? क्या वास्तव में? अगर आपके पास ऐसा कुछ था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। जिन वू ने अमेरिकी से आधे मजाक में और आधे गंभीरता से बात की, लेकिन फिर उसे अचानक लाइन के दूसरी ओर से चुप्पी का सामना करना पड़ा।
थोड़ी देर बाद थॉमस आंद्रे ने अपनी बढ़ती भावनाओं को दबाते हुए किसी की आवाज में बात की। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे उपहार का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तब हम कहाँ मिलेंगे? मैं यथाशीघ्र उपहार सौंपना चाहता हूँ, जहां भी यह आपके लिए सुविधाजनक हो। क्या आप वहां आ सकते हैं जहां मैं हूं? आप देखिए, ये लोग खुले में घूमने के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। जिन वू तब एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने थॉमस आंद्रे से कहा कि वो जल्द ही वहां आएगा और कॉल खत्म कर दी। रुको, ये सचमुच बम नहीं हो सकता। निःसंदेह यह नहीं हो सका। यदि आप विशेष प्राधिकारी रैंक के शिकारी हों तो व्यक्तिगत रूप से हमला करना किसी विस्फोटक से कहीं अधिक प्रभावी होगा। जिन वू को इस बात पर थोड़ा पछतावा होने लगा कि वह ये पूछना भूल गया कि यह किस प्रकार का उपहार था। तभी बेरू ने अचानक उसे संबोधित करना शुरू कर दिया। ओह मेरे राजा, क्या मुझे उस विदेशी के विरुद्ध लड़ने की अनुमति दी जा सकती है? जिन वू ने थोड़ी देर तक उस पर विचार किया, फिर अपना सिर हिलाया जैसे कि विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पाना हो। वह यहाँ किस बारे में सोच रहा था? निश्चित रूप से वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि बेरू की शक्तियों को कितना बढ़ाया गया था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपने छाया सैनिक को थॉमस आंद्रे के खिलाफ लड़ने दे। वह न तो अमेरिकी को आहत होते देखना चाहता था और न ही बेरू को नष्ट होते देखना चाहता था। उनके व्यक्तित्व का मतलब था कि किसी को थोड़ी चोट लगने से लड़ाई निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगी। फिर भी ऐसी संभावना पर विचार करने में सक्षम होना इस बात की पुष्टि करता है कि बेरू पहले की तुलना में कितना बड़ा हो गया था। वास्तव में पूर्व चीटी राजा की अपने उन्नत शरीर का परीक्षण करने की इच्छा उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। हे मेरे राजा, कृपया इस तुच्छ सेवक को अपनी बुद्धि प्रदान करें। ऐसा समय आना चाहिए जब आप अपनी सीमाओं का जितना चाहे उतना परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह नौकर इसे दिल से लेगा, मेरे राजा, और साथ ही आपको टीवी पर उन ऐतिहासिक नाटकों को देखना बंद करना होगा। आपका भाषण हाल ही में वास्तव में अजीब हो गया है, क्या आप जानते हैं? यह नौकर मेरी आज्ञा का पालन करेगा। बस हाँ, मैं करूंगा। कहो, ठीक है, बस हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। अब जब उसने अंततः बेरू को अपने मन की बात बता दी, तो जिनवू खुशी खुशी थॉमस आंद्रे के साथ बैठक स्थल की ओर चल पड़ा। ओह मिस्टर सियोग, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि मैंने इस पल का कितने समय से इंतजार किया था। थॉमस आंद्रे ने खुले हाथों से जिनवू का अपने होटल स्वीट में स्वागत किया। ये सच है कि उपहार पाकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, लेकिन उपहार देने की खुशी को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब से जिनवू ने उल्लेख किया कि उसे नए शॉर्ट स्वर्ड की आवश्यकता है, तब से लेकर अब तक थॉमस आंद्रे उन दिनों की गिनती कर रहा था जब उसे अपने गिल्ड के भंडारण में सोए हुए अब तक के सबसे महान हथियार अपने नए दोस्त को सौंपने होंगे। वो बिना किसी कारण के ही इस सुदूर विदेशी भूमि तक नहीं उड़ गया। थॉमस आंद्रे, जिसे व्यक्तिगत रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हंटर माना जाता है, जब वो इन दो बुरे लड़कों को देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? साथ ही उसके दिल में उम्मीदों का एक बड़ा झोंका उमड़ रहा था। थॉमस आंद्रे ने अपनी उंगलियां चटकाई, जिससे उसके अंगरक्षकों को कपड़े की चादर से ढका हुआ एक बड़ा बक्सा बाहर लाने के लिए प्रेरित किया। भले ही यह जाहिर तौर पर एक उपहार था, शुरुआत में जिनवू वास्तव में कुछ भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने उदासीनता से बॉक्स को देखा, लेकिन फिर जैसे जैसे अंगरक्षक करीब आते गए, उसकी आंखें उतनी ही तेज होती गईं। यह क्या है? उस बक्से के अंदर कुछ उसकी जादुई ऊर्जा से गूंज रहा था। थॉमस आंद्रे ने जिनवू की अभिव्यक्ति में बदलाव को आसानी से पकड़ लिया और अंदर ही अंदर हवा में मुक्का मारा। यह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हंटर सेओंग जिनवू हथियारों को पहचान लेगा, जबकि उक्त हथियार अपने नए मालिक को पहचान लेंगे। थॉमस आंद्रे ने भविष्यवाणी की थी कि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पहचान लेंगे, और जैसी कि उम्मीद थी, वो इस समय सही साबित हुआ। ये संभव था कि ये हथियार स्कैवेंजर गिल्ड की भंडारण इकाई के अंदर छिपे हुए थे, जहां बाहरी रोशनी का एक कतरा भी प्रवेश नहीं करता था, बस इसी क्षण के लिए अपना समय इंतजार कर रहा था। बॉक्स को थॉमस आंद्रे और जिनवू के बीच कॉफी टेबल पर रखा गया था। यह मेरे द्वारा मेरे गिल्ड सदस्यों और मुझ पर किए गए उपकार का बदला है। थॉमस आंद्रे ने कपड़े के कोने को पकड़ा और ध्यान से उसे खींच लिया। चादर आसानी से खिसक गई और पता चल गया कि वह इतने समय से क्या छिपा रहा था। यह नीचे से देखने योग्य मामला था, और इसके भीतर एक बड़े सरीसृप पैमाने पर छोटी तलवारों का एक जोड़ा घोंप दिया गया था। उन्हें शॉर्टस्वर्ड भी कहा जा सकता है। जिनवू को लगभग तुरंत ही संदेह हो गया। इन हथियारों के ब्लेड निश्चित रूप से लंबी तलवार की तुलना में छोटे थे। हाँ,
लेकिन फिर वे नियमित शॉर्ट तलवार की तुलना में बहुत अधिक लंबे भी थे। हालांकि जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो शॉर्ट स्वर्ड की हैरान कर देने वाली लंबाई नहीं थी। नहीं, ये वास्तव में उनके बर्फ सफेद ब्लेड थे। जिन वू गैर धातु सामग्री से ब्लेड बनाने की अवधारणा से परिचित था। वास्तव में पहली तत्काल कालकोठरी के अंदर उसने जो पहला हथियार हासिल किया था वह कासाका का जहर फैंग था। उस समय की यादों के लिए धन्यवाद। जिन वू अनुमान लगा सकता था कि शॉर्ट स्वर्ड की इस जोड़ी को तैयार करने के लिए किस राक्षस के नुकीले हिस्से को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा केवल एक ही प्राणी था जो अपने अवशेषों के एक हिस्से से इस तरह की आभा उत्सर्जित करने में सक्षम था। कामिश। जिन वू ने वह नाम फुसफुसाकर बोल दिया, जिससे प्रभावित होकर थॉमस आंद्रे ने ताली बजाते हुए अपना सिर हिलाया। सोचने के लिए आप केवल एक नज़र से ही इन लोगों के लिए उपयोग की जाने वाली आधार सामग्री का सही अनुमान लगा लेंगे। जिन वू का अनुमान सही था, लेकिन फिर क्योंकि वो सही था, वो किसी और चीज के बारे में उलझन में पड़ गया। रुको, मुझे लगा कि कामिश के अवशेष हंटर बयूरो के पास सुरक्षित हैं। क्योंकि अमेरिकी सरकार अक्षुण्ण शव चाहती थी, इसलिए हमने उस राक्षस को पूरी तरह से छोड़ दिया। वैसे भी हमें उस सौदे से पैसे से भी अधिक मूल्यवान कुछ और मिला है। थॉमस आंद्रे ने उस समय की छापेमारी को याद किया और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हालांकि कामिश का सबसे बड़ा और सबसे तेज दांत, जब उस चीज ने मुझे काटने की कोशिश की तो मैंने ऐसा ही एक नुकीला दांत निकाला और वह मुझे एक स्मारिका के रूप में दे दिया गया। समस्या ये थी कि ड्रैगन की छीनी गई सामग्री से हथियार बनाने में सक्षम कोई भी जागृत नहीं था। एक अकेले आदमी के अलावा वह था। थॉमस आंद्रे ने कहा कि इन दो वास्तविक उत्कृष्ट कृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार मास्टर शिल्पकार का बुढ़ापे के कारण निधन हो गया है। इस दुनिया में ड्रैगन की लाश से तैयार किया गया कोई अन्य हथियार फिर कभी नहीं होगा। फैंग की लंबाई एक उचित लंबी तलवार बनाने के लिए पर्याप्त लंबी नहीं थी, इसलिए उसे उस समय छोटी तलवार में बनाया गया था। कौन जानता था कि वह निर्णय अब फल देगा? थॉमस आंद्रे ने उन सभी वर्षों पहले की स्थिति को याद किया। उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल और प्रसन्न बनी रही। फिर उसने इत्मीनान से स्पष्ट केस को हटा लिया और जिन वू की दिशा में शॉर्टस्वर्ड से स्केल को उसमें धकेल दिया। और अब ये आपके हैं। अंततः दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों को दुनिया के सबसे अच्छे मालिक से मुलाकात हुई। थॉमस आंद्रे ने अपने धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की और जिन वू की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। बाद वाले ने शॉर्टस्वर्ड में से एक को बाहर खींच लिया। मानो हथियार इसी का इंतजार कर रहा था। वह बिना किसी प्रतिरोध के छूट गया। जैसे ही जिन वू ने शॉर्टस्वर्ड पकड़ी, उनके सिर में यांत्रिक बीप बज गई और उसने तुरंत अपनी लार निगल ली। कुछ ही समय बाद हथियार पर विस्तृत विवरण उनके सामने आया। जिन वू को तुरंत अपनी आंखों पर संदेह हुआ। यह वास्तविक नहीं हो सकता। वह इस हथियार के निरर्थक हमले के मूल्य से पूरी तरह से अचंभित हो गया और उसने जल्दी से अपने वर्तमान मुख्य हथियार डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड को बाहर बुलाया। आइटम: दानव राजा की शॉर्टस्वर्ड। दुर्लभता: एस प्रकार शॉर्टस्वर्ड। आक्रमण: +220 दानव राजा बारन से ली गई एक छोटी तलवार। 2 डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड्स का उपयोग करने से एक निर्धारित प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। प्रभाव सेट करें। 2 एक हो जाते हैं। वर्तमान ताकत स्टेट के बराबर अतिरिक्त आक्रमण शक्ति प्रत्येक शॉर्टस्वर्ड में जोड़ी जाएगी। इस ब्लेड की आक्रमण शक्ति 500 के आंकड़े से भी आगे निकल जाएगी जब 300 से अधिक की उसकी वर्तमान शक्ति स्टेट को शीर्ष पर जोड़ा जाएगा। उसने हमेशा सोचा था कि इस तरह का सेट प्रभाव इस शॉर्टस्वर्ड को उसके उद्देश्य के लिए काफी उपयोगी बना देगा। लेकिन फिर उसके हाथ में नई शॉर्टस्वर्ड का आक्रमण मूल्य था। जिन वू ने दोनों शॉर्टस्वर्ड के आंकड़ों की तुलना की और अंदर ही अंदर घबराने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? चैप्टर 208। जिन वू की नज़र कामिश के दांत से बनी शॉर्टस्वर्ड पर टिकी थी। इसकी अत्यंत अविश्वसनीय आक्रमण शक्ति को हथियार के ऊपर तैरते हुए देखा जा सकता है। आइटम: कामिश का क्रोध। दुर्लभता: अननोन प्रकार शॉर्टस्वर्ड। आक्रमण: +1500 विशेषज्ञ के हाथों से ड्रैगन के दांतों के बीच सबसे तेज नुकीले दांत से बनाई गई शीर्ष गुणवत्ता वाली शॉर्टस्वर्ड। ब्लेड की धार की इस दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। इसमें मन के प्रति उत्कृष्ट संवेदनशीलता भी है और इसे चलाने वाले की क्षमता के आधार पर इसे काफी मजबूत किया जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे स्पष्टीकरण हमेशा के लिए चलता रहेगा। हालांकि हमले की क्षति के अलावा उसकी आंखों में कुछ भी नहीं गया। 1500 बस शुद्ध हमले से हुई क्षति। किसी भी अतिरिक्त विकल्प पर ध्यान न दें। केवल मूल क्षति 1500 थी। ये याद करने के बाद कि हमले में अधिक क्षति से दुश्मन को काटना आसान हो जाएगा।
जिन वू ये कल्पना भी नहीं कर सका कि यह शॉर्ट स्वर्ड कितना भयानक रूप से प्रभावी होने वाला था। क्या शुरुआत में स्टो में 1500 हमले की क्षति वाला कोई हथियार था? शॉर्ट स्वॉर्ड के हमले से हुई क्षति से जिन वू इतना उत्साहित था, उसने जल्दी से स्टो के इंटरफेस को बुलाया, उन सभी आंखों पर ध्यान दिए बिना जो उसकी हर हरकत का अध्ययन कर रही थी। जाहिर है, इस बुरे लड़के की तुलना वहां बेची जा रही शॉर्ट स्वॉर्ड से करना काफी शर्मनाक था, इसलिए वो सीधे ब्रॉडस्वॉर्ड्स वाले सेक्शन में चला गया, जिसमें ब्लेड प्रकार के हथियारों के बीच सबसे अधिक हमला करने की शक्ति थी। सबसे महंगी ब्रॉडस्वॉर्ड के हमले से होने वाली क्षति बमुश्किल 1000 के आंकड़े को पार कर पाए। भले ही यह हथियार स्टो में बेचा गया था, फिर भी यह 1000 क्षति का दावा करने वाली एक ब्रॉडस्वॉर्ड थी, लेकिन एक छोटी सी शॉर्ट स्वॉर्ड 1500 थी। केवल हमले से हुए नुकसान के परिप्रेक्ष्य से क्या यह मेरे दोनों हाथों में 2 चौड़ी तलवारें चलाने के समान नहीं होगा? उसकी हथेली से तलवार का वजन अभी भी महसूस किया जा सकता था। उसने अपना सिर उठाया, इस चीज से कुछ काटने की उसकी इच्छा उसे शक्तिशाली रूप से उत्तेजित कर रही थी। तभी उसने थॉमस आंद्रे को जिन वू के दिमाग को पढ़ने के बाद एक अजीब सी मुस्कान बनाते हुए देखा। अमेरिकी ने सिर हिलाया। वाह मिस्टर सेओंग, यहां तक कि अगर मैं अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने सुदृढ़ीकरण कौशल को सक्रिय करता हूं, तो भी वह ब्लेड मुझे काट देगा। मुझे आशा है कि आप मुझे मेरे ही उपहार से मारने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। बेशक, जिन वू ऐसा करने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने थॉमस आंद्रे की ओटीटी अतिशयोक्ति का जवाब हंसी के साथ दिया और वापस शॉर्टस्वर्ड पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें मन के प्रति उत्कृष्ट संवेदनशीलता है। ये पता लगाने के लिए कि मन के प्रति उत्कृष्ट संवेदनशीलता का क्या मतलब हो सकता है, जिन वू ने अपनी जादुई ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा ब्लेड में डाली। और जब उसने किया, अंगरक्षकों को अनावश्यक शोर मचाने से बचना चाहिए था, लेकिन उनमें से एक खुद को रोक नहीं सका और शुद्ध आश्चर्य से हौंफने लगा। उसने झट से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी किसी ने उसे नहीं डांटा, क्योंकि बाकी सभी का ध्यान जिन वू की शॉर्टस्वर्ड ने इस हद तक चुरा लिया था कि वे अभी उसकी गलत बातों पर ध्यान देने में असफल रहे। अरे बाप रे, थॉमस आंद्रे ने अपने जीवन में हर तरह के पागलपन का अनुभव किया था, लेकिन फिर भी वह अपनी हैरान कर देने वाली सांस को अपने मुंह से बाहर निकलने से नहीं रोक सका। जिन वू के हाथ से, पूरी शॉर्टस्वर्ड से, एक काली आभा धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। इसीलिए ये शॉर्टस्वर्ड है, यह मेरी जादुई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा है। ये सिर्फ हथियार से उठने वाली आभा नहीं थी, उसकी हथेली में कसी हुई तलवार का वजन भी एक पल में गायब हो गया था, मानो ये सब शुरू से ही झूठ था। हथियार पंख से भी हल्का हो गया था। इस हथियार ने अपने धारक को अपनी इच्छानुसार अपना वजन नियंत्रित करने की भी अनुमति दी। शॉर्टस्वर्ड, कामिश का क्रोध, ऐसे हिलने लगा मानो अपने नए मालिक का स्वागत कर रहा हो। जैसे ही जिन वू ने उसका मूठ पकड़ा, उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। वो वास्तव में इस हथियार से लड़ना चाहता था। वो सचमुच अभी इसका उपयोग करना चाहता था। हालांकि वो वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि यह शॉर्टस्वर्ड की इच्छा थी या उसकी अपनी इच्छा बोल रही थी। जिन वू ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और शॉर्टस्वर्ड को वापस उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह हुआ करती थी। इससे ब्लेड का कंपन खत्म हो गया। काली आभा लौरा और अंगरक्षकों पर इस हद तक अत्याचार कर रही थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब जब वह जबरदस्त आभा खत्म हो गई, तो वे आखिरकार ताजी हवा के लिए हौंफने में सक्षम हो गए। थॉमस आंद्रे ने जिन वू की ओर देखना बंद कर दिया और अपनी निगाहें उस पर डाल दी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने गलती की? थॉमस आंद्रे की सार्थक निगाह ने लौरा को तेजी से अपना सिर हिलाने के लिए प्रेरित किया। जब तक इन छोटी तलवारों को अन्य मनुष्यों की बजाय राक्षसों की ओर इंगित किया जाना था, थॉमस आंद्रे के निर्णय को अकाट्य माना जाना चाहिए। हथियार को उसका असली मालिक मिल जाएगा, यहां तक कि एक नियमित व्यक्ति के रूप में जो किसी जादुई ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था। लौरा एक पल में समझ गई कि यहां क्या हो रहा था। अब जब उसका निर्णय सही साबित हुआ, तो थॉमस आंद्रे काफी ताजगी से मुस्कुराने लगा। तो आपको मेरा उपहार कैसा लगा, मिस्टर सेंग? सभी भावनाओं में से सबसे चरम हमेशा शब्दों में नहीं, बल्कि किसी के कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। जिन वू ने चुपचाप अपना अंगूठा बहुत ऊपर उठा लिया। थॉमस आंद्रे को मुक्का मारने से खुशी महसूस हुई और उसने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए इत्मीनान से ताली बजाए। ये शॉर्टस्वर्ड उनकी दोस्ती का सबूत थे। यदि वो जिन वू की अच्छी पुस्तकें प्राप्त करने में सक्षम होता तो उसे उनका उपयोग करने पर जरा भी अफसोस नहीं होता। बल्कि ये जिन वू था जो इस उपहार से बोझ महसूस कर रहा था। क्या मेरे लिए इस तरह की चीज मुफ्त में प्राप्त करना सचमुच ठीक है? मुफ्त में आपका क्या मतलब है?
थॉमस आंद्रे ने अपने चेहरे से उस अर्थस्थायी मुस्कान को मिटा दिया और आगे एक गंभीर अभिव्यक्ति बनाई। वास्तव में मुझे लगता है कि यह मेरे गिल्ड सदस्यों के साथ साथ मेरे जीवन के लिए भुगतान करने की एक सस्ती कीमत है। इस प्रकार थॉमस आंद्रे ने मेरे उपहार को अस्वीकार न करें और बस हाँ कहें कि अपनी अपील व्यक्त की। चूंकि जिन वू ने पहले से ही थॉमस आंद्रे द्वारा लॉरा से खुद को अभिव्यक्त करने के विशेष तरीके के बारे में सुना था, उसने बस मुस्कुराया और अमेरिकी को जवाब दिया, उस मामले में धन्यवाद, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार कर लूंगा। यदि आप ऐसा करने को तैयार हैं तो ठीक है, मैं भी खुश हूं। जैसे जैसे दुनिया के शीर्ष पर खड़े दो शिकारियों के बीच माहौल गर्म और अधिक सौहार्दपूर्ण होता गया। जिन वू और थॉमस आंद्रे दोनों ने एक ही समय में चलना बंद कर दिया। लॉरा और अंगरक्षकों को दो व्यक्तियों की अभिव्यक्ति में अचानक आए कठोरता से घबराने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि थॉमस आंद्रे ने उनके बोलने से पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। मिस्टर सियोंग, अभी वह। जिन वू ने संक्षेप में अपना सिर हिलाया। वह अशुभ अनुभूति जो उसके पिछले हिस्से को पार कर गई, थॉमस आंद्रे को भी कुछ कुछ वैसा ही महसूस हुआ होगा। यह आसमान से आया था, जैसे कि उनके पास पहले से कोई समझौता हो। दोनों व्यक्ति अपनी सीटों से उठे और तेजी से खिड़की के पास खड़े हो गए। जिन वू ने हाँफते हुए कहा। थॉमस आंद्रे को भी यही बात पता चली और उनकी आंखें कांप गईं। ऐसी कोई चीज आकाश के बीच में कैसे दिखाई दे सकती है? अमेरिकी शिकारी ने आकाश में ऊपर तैरते हुए विशाल गेट को देखा और जोर से बुदबुदाया, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी इतना बड़ा गेट नहीं देखा। यहां तक कि जिस गेट से कामिश निकला था, वह भी वहां ऊपर वाले गेट जितना बड़ा नहीं था। हालांकि बात यह थी कि जिन वू ने पहले भी इसी तरह के आयामों वाला एक गेट देखा था। डेटा के भीतर पत्थर की देवदूत की मूर्ति उसके लिए काम करती थी। उसने आकाश में ऊंचे द्वार से पंखों वाले सैनिकों को झुंड में आते देखा। सियोल शहर के ऊपर आकाश को ढकने वाले गेट का विशाल आकार उस गेट से लगभग बिल्कुल मेल खाता था जिसे उसने डेटा में देखा था। उन सभी सैनिकों के आसमान को चांदी से रंगने के दृश्य को याद करते हुए जिन वू को अपनी गर्दन के पीछे से यह कंपकंपी एक झटका महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि सियोल के आकाश में विशाल मात्रा में जमा हुए मैजिस्फेयर की पहचान वही चीज हो? जिन वो एकदम निःशब्द हो गया। यहां तक कि थॉमस आंद्रे, यहां तक कि लॉरा और यहां तक कि उनके अंगरक्षक भी, वे सभी अपने ढीले जबड़े बंद करने में विफल रहे। और जैसे ही कमरे में सभी पर एक भारी शक्तिशाली सन्नाटा छा गया, विशाल द्वार जो अचानक आकाश में प्रकट हुआ धीरे धीरे इधर उधर हिलता रहा, मानो नीचे की हर चीज को निगल रहा हो। एयरबोर्न गेट के ठीक नीचे शहर के निवासियों ने इसके नीचे लोगों का एक वास्तविक समुद्र बना लिया, ये जानते हुए कि कालकोठरी के टूटने का कोई खतरा नहीं था क्योंकि गेट का निर्माण बहुत समय पहले नहीं हुआ था। उन्होंने अपने स्मार्टफोन उठाए और आसमान को काले रंग में रंगते पोर्टल की व्यस्तता से तस्वीरें खींची। यह आकाश के मध्य में बनने वाला पहला द्वार था और इसका विशाल आकार भी अभूतपूर्व था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वहां से क्या निकलेगा और परिणामस्वरूप सभी भयभीत हो जाएंगे, फिर भी लोग अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सके। भीड़ में विदेशी प्रेस के काफी सदस्य शामिल थे। लोगों की इस खचाखच भीड़ के दृश्यों को कैद करने के लिए उनके कैमरे पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। हाँ, मैं इस समय उस विशाल गेट के ठीक नीचे खड़ा हूं जिसने सियोल के पूरे आसमान को कवर किया है, और आप अपने सामने जो गेट देख रहे हैं वह राक्षसों के प्रकट होने के बाद अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा गेट है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेट पर तमाशा देख रही भीड़ उज्ज्वल भाव लिए हुए है, लेकिन ये बीबीएन न्यूज से निक पॉवेल है। विभिन्न देशों के रिपोर्टरों ने गंभीर, यहां तक कि गंभीर अभिव्यक्तियां की और कैमरे के लेंस के सामने अपनी मातृभाषा में बात की। जापानी लोगों की पिछले कुछ समय से दक्षिण कोरिया की गतिविधियों में दिलचस्पी थी, इसलिए एक निश्चित टीवी स्टेशन ने सियोल के आसमान के ऊपर गेट पर व्यापक रूप से रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी निर्धारित किया था। जहां तक कार्यक्रम में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ की बात है, तो यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नॉमन बेल्जर था, जो लंबे समय से आकाश में अनियमित घटना का अध्ययन कर रहा था। एमसी द्वारा संक्षिप्त परिचय के बाद डॉक्टर बेल्जर ने अपना माइक्रोफोन पकड़ लिया। मैं पिछले कुछ समय से संबंधित अधिकारियों को वायुमंडल में विभिन्न स्थानों पर अज्ञात मात्रा में ऊर्जा एकत्र होने के बारे में चेतावनी दे रहा हूं। मुझे डर है कि सियोल के आसमान में दिखाई देने वाला विशाल गेट महज शुरुआत है। हम भविष्य में कई अन्य देशों के आसमान पर गेट्स को उतना ही भयावह देखेंगे। एमसी के कंधे बहुत हिल गए। आपका तात्पर्य यह है कि डॉक्टर, दुनिया में ऐसी अशुभ घटनाओं वाली एक या दो से अधिक जगहें हैं। मैं आज इसी पर जोर देना चाहूंगा।
इसके बाद वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन में भाग लेने वाले शिकारियों को जो कुछ बताया उसे फिर से समझाया। जनता को खतरों के बारे में सूचित करना उसका कर्तव्य था, अब जब उसके शोध के विषय ने वास्तव में अपने नुकीले दांत उजागर कर दिए हैं। दरअसल सियोल तो बस शुरुआत थी। शेष 8 स्थानों के आसमान के ऊपर अब भी जादुई गोला एकत्रित हो रहा था। वैज्ञानिक उपग्रह चित्रों की मदद से 9 स्थानों का खुलासा करने के लिए आगे बढ़े, जिससे दर्शकों की सीटों से सदमे की कई सांसें और दर्द भरी कराहें बाहर आने लगी। कुछ लोगों को इस तथ्य से राहत महसूस हुई कि जापान इस सूची में नहीं था, जबकि कुछ को पड़ोसी देशों द्वारा सामना किए जाने वाले आसन्न खतरे से गहरा सदमा लगा। वैज्ञानिक से पूछने से पहले एमसी ने उदास, भारी अभिव्यक्ति के साथ डॉक्टर बेल्जर के स्पष्टीकरण को सुना। डॉक्टर, आप बहुत लंबे समय से गेट्स और राक्षसों पर शोध कर रहे हैं, क्या मैं सही हूं? तुम सही हो। उस स्थिति में क्या आप हमें अपनी राय बता सकते हैं कि इस स्थिति में हम सबसे बेहतर प्रतिक्रिया क्या दे सकते हैं? न केवल उपस्थित दर्शक, बल्कि घर पर अपने टीवी सेट देख रहे सभी दर्शक भी अच्छे वैज्ञानिक के अगले शब्दों पर ध्यान देने के लिए आगे झुक गए। दुर्भाग्य से उनके लिए उसने जो कहा वह कुछ ऐसा था जो हर कोई कह सकता था। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। उसने दर्शकों की ओर अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ता रहा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि यह अभूतपूर्व घटना त्रासदी में समाप्त न हो। यहां तक कि जब दर्शकों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, तब भी वैज्ञानिक ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। हालांकि यह एक चीज है, एक ऐसी खबर जिसे बुरा नहीं माना जा सकता। प्रसारण समाप्त होने से ठीक पहले आए डॉक्टर बेल्जर के शब्दों ने एमसी की अभिव्यक्ति को बदलने में कामयाबी हासिल की। स्टूडियो के दुखद, उदास मूड को थोड़ा सा भी उज्जवल करने की आशा करते हुए एमसी ने जल्दी से आशावादी चेहरे के साथ वैज्ञानिक से पूछा, वह समाचार क्या हो सकता है डॉक्टर? यह सौभाग्य की बात है कि गेट का स्थान दक्षिण कोरिया है। क्या इस डॉक्टर के मन में कोरिया के प्रति किसी प्रकार की व्यक्तिगत द्वेष भावना थी या कुछ और? डॉक्टर बेल्जर की चौंकाने वाली घोषणा ने दर्शकों को शोरगुल में डाल दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य निर्माता की अभिव्यक्ति एक पल में कठोर हो गई। उन्हें डर था कि अब एक गलत कदम और वह एक प्रसारण दुर्घटना के साथ इतना बड़ा हो सकता है जो एक गंभीर राजनयिक घटना का कारण बन सकता है। सौभाग्य से जिस घटना की आशंका थी वह घटित नहीं हुई। इससे पहले कि गलतफहमी और गहरी हो जाए, वैज्ञानिक ने तुरंत और स्पष्टीकरण जोड़ दिया। दक्षिण कोरिया सबसे महान शिकारियों में से एक का घर है, जिसने पहले ही दुनिया को खत्म करने वाली कुछ आपदाओं को अपने दम पर रोक दिया है। यहां मौजूद सभी लोग यह जरूर जानते थे कि वह शिकारी कौन था। हाँ, मैं हंटर सियोग जिनवू के बारे में बात कर रहा हूं, जिसने जेजू द्वीप से हर एक चींटी राक्षस को हटा दिया है और फिर जापान में सभी दिग्गजों को मार डाला है। वह स्थान जहां सबसे अधिक मात्रा में मैगीस्फीयर की सघनता पाई जा सकती है, वह स्थान भी वही है जहां दुनिया का सबसे अच्छा शिकारी रहता था। डॉक्टर बेल्जर को लगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। अगर वह उस गेट को नहीं रोक सकता, तो कोई भी जीवित शिकारी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। और इसीलिए जब दुनिया के नजरिए से देखा जाए, तो हमें आभारी होना चाहिए कि खुलने वाला पहला गेट दक्षिण कोरिया में है। क्या उन्हें खुशी महसूस करनी चाहिए, या इसके बजाय अपने पड़ोसियों को सांत्वना देनी चाहिए? चूंकि जापानी दर्शक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या महसूस किया जाए, वैज्ञानिक ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर दिया। मैं जो कह रहा हूं वह ठंडे दिल और संवेदनहीन लग सकता है, खासकर जब कोरिया गंभीर संकट का सामना कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को कोरियाई लोगों के लिए दया महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार प्रसारण दुर्घटना घट ही गई। मुख्य निर्माता ने अपने बाल नोचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मानो गरीब आदमी का मजाक उड़ाने के लिए डॉक्टर नॉर्मन बेल्जर ने एक गहरी सार्थक अभिव्यक्ति बनाई और अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर दिया। अगर हम कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमें कोरियाई लोगों पर दया करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस ग्रह पर एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए कोई इंसान नहीं बचेगा। चैप्टर 209। पृथ्वी पर अब तक खुलने वाला सबसे बड़ा द्वार संयुक्त राज्य अमेरिका में था, जहां से कामिश निकला था। हालांकि जो सबकी आंखों के सामने था वह आसानी से उससे 10 गुना अधिक था। क्या ऐसे में इसकी रैंक मापने की भी जरूरत थी? दुर्भाग्य से किसी को ये काम करना था और इसलिए हंटर एसोसिएशन को वहां एक हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा। विमान में ऐसे कर्मचारी सवार थे जो शिकारी भी थे। ऐसा इस डर से किया गया था कि नियमित कर्मचारियों के शरीर सुपरमैसिव गेट से निकलने वाली जादुई ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएंगे और अगर वे बहुत करीब आ गए तो टूट जाएंगे। पायलट और सह पायलट, साथ ही एसोसिएशन के 2 कर्मचारी हेलीकॉप्टर पर सवार थे क्योंकि यह गेट के करीब उड़ रहा था। क्या ब्लैक होल में चूसे जाने पर ऐसा महसूस होगा?
आकाश में उड़ते हुए धातु के इस हिलते हुए टुकड़े के भीतर कर्मचारियों में से एक ने करीब आते हुए विशाल काले घेरे को ध्यान से देखा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? सूरज पहले ही डूब चुका था और उन्हें हेलीकॉप्टर से जुड़ी स्पॉटलाइट्स पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन इस भयानक गेट का विशाल आकार अभी भी बिना किसी समस्या के उनकी दृष्टि में प्रवेश कर गया। वरिष्ठ कर्मचारी ने सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में किसी ने भी पहले इतना बड़ा गेट नहीं देखा होगा। इस एक गेट को लेकर पूरी दुनिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह विशेष मध्य हवा में दिखाई दिया था। वास्तव में दुनिया गेट के अविश्वसनीय पैमाने के साथ साथ हवा में होने के इसके अनूठे स्थान से घबरा रही थी। यदि इन कर्मचारियों को पता होता कि थॉमस आंद्रे को भी अपनी आंखों पर संदेह करना पड़ता, तो वह पहले किसी के द्वारा इस तरह गेट देखने के बारे में मूर्खतापूर्ण बातचीत भी साझा नहीं करता। जबकि दो व्यक्तियों की निगाहें गेट से हट गईं और सूखी लार उनके गले से नीचे गिरती रही, हेलीकॉप्टर गंतव्य के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे अपनी चढ़ाई की गति धीमी कर दी। सह पायलट ने अपने यात्रियों को सूचित किया, इससे ज्यादा नजदीक जाने पर हेलीकॉप्टर को खतरा हो सकता है। कर्मचारियों ने अपनी बात समझी और गेट को मापने की तैयारी पूरी कर ली। अब मूल रूप से किसी को अपनी रैंक मापने के लिए गेट के ठीक बगल में खड़ा होना होगा। हालांकि इस बार ऐसा करना आवश्यक नहीं था। जैसे ही स्विच चालू किया गया, मापने वाला उपकरण पॉप और तुरंत कार्य करना बंद कर दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि उपकरण गेट से रिसने वाली जादुई ऊर्जा के स्तर को संभाल नहीं सका। यह भी एक अपेक्षित परिणाम था। उपकरण में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे कर्मचारी ने वरिष्ठ कर्मचारी की ओर देखा। बाद वाले ने सहमति व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। कनिष्ठ कर्मचारी ने एसोसिएशन को निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए संचार लाइन खोली। यही वह क्षण था जब बाहर घूर रहा वरिष्ठ कर्मचारी अचानक चिल्ला पड़ा, ध्यान से। कनिष्ठ कर्मचारी डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। वह क्या था? मुझे लगा कि मैंने बाहर किसी राक्षस जैसा कुछ देखा है। एक राक्षस पहले ही बाहर आ गया। एक राक्षस उस गेट से निकला जो एक दिन से भी कम समय पहले प्रकट हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन इस घटना को देखने वाला वरिष्ठ कर्मचारी देश के उच्च पदस्थ शिकारियों में से एक था। न तो पायलट और न ही कनिष्ठ कर्मचारी उसकी आलोचना करने और उससे ये पूछने की स्थिति में थे कि उसने जो देखा उसके बारे में क्या वह निश्चित था। लेकिन फिर निश्चित रूप से वहां पर वरिष्ठ कर्मचारी ने जो पहले देखा था उसे फिर से सटीकता से बताया। यही वह समय था जब जूनियर कर्मचारी द्वारा पहने गए हेडसेट से एसोसिएशन के अध्यक्ष वू जिन चेओल की तत्काल आवाज आई। क्या चल रहा है? आप क्या कह रहे हैं? एजेंट साहंग वोन, मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है। सर, यह एक राक्षस है। हमने हेलीकॉप्टर के पास एक बड़ा राक्षस देखा। क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई साधारण राक्षस है, सर। क्या आप नहीं जानते कि हवा में किसी राक्षस का सामना करते समय आप पूरी तरह असहाय हो जाते हैं? मैंने तुम लोगों को इसका पता लगाने के लिए वहां नहीं भेजा था, इसलिए अभी यहीं वापस आ जाओ। नहीं, सर, बात यह है, एसोसिएशन अध्यक्ष, राक्षस के ऊपर एक व्यक्ति सवार है। आप बात भी किस बारे में कर रहे हैं? अरे, कोई आदमी एक राक्षस की सवारी कैसे कर सकता है? तभी एक निश्चित आदमी की छवि जो वास्तव में एक राक्षस की पीठ पर सवार थी, वू जिन चेओल के सिर में घुस गई और उसकी आवाज एक पल के लिए बंद हो गई। अरे, क्या आप राक्षस पर सवार व्यक्ति का चेहरा देख सकते हैं? रुको सर, हाँ, मैं इसे लगभग पूरा कर सकता हूँ। क्या वह हंटर सेओंग जिन वू हो सकता है? कनिष्ठ कर्मचारी ने अपनी आंखें चौड़ी की और राक्षस को करीब से देखने के लिए अपना चेहरा खिड़की से कसकर दबाया, इससे पहले कि वह आश्चर्य से चिल्लाता और वापस पूछता, आपको ये कैसे पता चला सर? स्काई ड्रैगन कैसल की पीठ पर सवार जिन वो गेट के करीब आ गया। एक बार जब वह इसके तल के पास पहुंचा तो वह वस्तु किसी वास्तविक द्वार के बजाय एक अंतहीन फैली हुई झील की तरह अधिक दिखाई देने लगी। यह कितना जबरदस्त आकार था! एक नियमित शिकारी गेट से बाहर निकलने वाली जादुई ऊर्जा की इस असाधारण मात्रा को सहन करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन जिन वो अप्रभावित और अलग थलग रहा। जिस क्षण से उसने व्यक्तिगत रूप से इस चीज की जांच करने का फैसला किया, सभी तरह से इस समय तक वह देख सकता था कि नीचे एसोसिएशन का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरना शुरू कर चुका था। शायद यह आकलन कर रहा था कि यह अब उनके लिए बहुत खतरनाक था। गेट के और भी करीब पहुंचने से पहले जिन वू ने विमान को कुछ देर तक देखा। उसके सिर के ऊपर, उस दूरी पर जहां उसका हाथ पहुंच सकता था, गेट नीचे जमीन की ओर अपने पंजे खुले हुए भयानक सन्नाटे में तैर रहा था।
निस्संदेह पोर्टल की सतह अभी भी काली स्क्रीन से अवरुद्ध थी, इसलिए वह ये नहीं देख सका कि इसके अंदर कैसा दिखता है। यदि वह इसे छूने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या वह इसमें प्रवेश कर पाएगा, या क्या वह लाल गेट की तरह इसमें समा जाएगा, या। जिन वू ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि यह गेट टूट जाए और राक्षस बाहर आने लगे, मुझे संभवतः इसमें प्रवेश करने और समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जोर शोर से उबलती हुई, उसने अपने हाथ की नोक को गेट की स्क्रीन पर दबाया। जागृत बनने के बाद पहली बार उसे एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। वह गेट से अंदर नहीं जा सका। उसका हाथ गेट में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह काली स्क्रीन के कारण बंद हो गया था। यह एक ठोस दीवार की तरह सख्त था। अगर यह एक नियमित दीवार होती तो मैं इसे तोड़ सकता था, लेकिन उसने अपने पास मौजूद हर चीज से जोर लगाया, लेकिन यह दीवार हिली तक नहीं। जिन वू ने अगली बार स्क्रीन पर दस्तक दी और उसके होंठ एक सीधी रेखा में बंद हो गए। यह अलग है, एक ऐसा द्वार जहां से जागृत व्यक्ति नहीं गुजर सकता था। दरअसल यह अपने पहले के सभी गेटों से अलग था। यदि हाँ, तो क्या अंदर इंतजार कर रही चीजें उन सभी चीजों से अलग होंगी जो पहले उभर चुकी थी? चाहे मामला कुछ भी हो, जो भी बाहर आया, उसका परिवार और दोस्त इस गेट के नीचे थे। उसकी उन्हें आसानी से अपने से आगे निकल जाने देने की कोई योजना नहीं थी। अब मेरे पास वे आंकड़े हैं जो मैंने अब तक जुटाए हैं, और वे बहादुर सैनिक हैं जो मेरे साथ लड़ेंगे। जब उसके विचार वहां तक पहुंचे, उसने सोचा कि वह अपनी छाया में छिपे सैनिकों की जोरदार जयकार अपने कानों में सुन सकता है। उसके हृदय में चिंता और प्रत्याशा बारी बारी से आने लगी। जब से वह खिलाड़ी बना और सिस्टम की शक्तियां प्राप्त की, जिन वू का मानना था कि उसके अस्तित्व का एक कारण, एक उद्देश्य था। यदि ऐसा था तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका उद्देश्य इस विपत्ति को रोकना था? मैं अब किस बकवास के बारे में सोच रहा हूं? जिन वू ने हंसते हुए गेट से अपना हाथ पीछे खींचने से पहले अपने अनावश्यक रूप से गंभीर दृढ़ संकल्प को दूर कर दिया। यह तब था। हंटर इश्यू स्मार्टफोन, जिसे उसने केवल वाइब्रेट मोड में छोड़ा था, अचानक उसकी जेब के अंदर इधर उधर घूमने लगा। फोन करने वाला जापानी हंटर एसोसिएशन से था। जिन वू ने पहले उनसे मदद मांगी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कॉल का जवाब दिया। नमस्ते सियोग हंटर महोदय, कृपया बोलें। क्षमा चाहता हूं, मैं मुश्किल से आपकी आवाज सुन सकता हूं। क्या मुझे तुम्हें किसी और समय फोन करना चाहिए? जिन वू ने सियोल की गगनचुंबी इमारतों पर नजर डाली, जो अब खिलौना बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी दिखने के लिए काफी छोटी हैं, और खुद ही मुस्कुरा दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इस समय कहीं बहुत ऊपर हूं। वैसे भी क्या तुम्हें पता चला कि मैंने तुमसे क्या पूछा था? हाँ, हमने अभी अभी अपने उपग्रह से जापान के पूरे क्षेत्र को स्कैन किया है, लेकिन वह आमतौर पर जिस तरह से होता था उसके विपरीत। जापानी हंटर एसोसिएशन के कर्मचारी ने उसके वाक्य के अंत को धुंधला कर दिया। क्या जापान में ऐसे दिन कुछ हो सकता था? हालांकि कर्मचारी का उत्तर जिन वू की अपेक्षा से पूरी तरह बाहर था। हम एक भी गेट का पता नहीं लगा सके हंटर महोदय। पूरे जापान में एक भी नया गेट तैयार नहीं किया जा रहा है। दिग्गज राक्षसों को मारने के बाद वह अपना अधिकांश समय जापान में कालकोठरियों पर छापा मारने में बिता रहा था, इसलिए यह खबर अचानक सामने आई। एक भी नया गेट सामने नहीं आया। हाँ, यह सही है। हम निश्चित नहीं हो सके कि यह हमारे लिए अनोखी घटना है या नहीं, इसलिए हमने अन्य देशों में हंटर एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन कर्मचारी अपनी ही झुंझलाहट से भरी आवाज के साथ आगे बढ़ने से पहले झिझका। सभी नए गेट अचानक दुनिया से गायब हो गए जब सुपर विशाल गेट सियोल के आसमान के ऊपर दिखाई दिया। इस अति विशाल द्वार को हवा में प्रकट हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। पूरी दुनिया में हर गेट के एक ही समय में संयोगवश गायब होने की क्या संभावना थी? जाहिर तौर पर यह कोई संयोग नहीं है। जिन वू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसका कठोर चेहरा फिर से गेट की ओर देखने लगा, और इसी बीच जापानी एसोसिएशन के कर्मचारी ने उससे दोबारा पूछा, माफ करें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों चाहते थे कि हम सर्वोच्च रैंकिंग वाले गेटों के स्थान खोजें? इसका ईमानदारी से उत्तर देना थोड़ा परेशान करने वाला था। ठीक है, वह वास्तव में बाहर आकर यह नहीं कह सकता था कि वह इस बेकार विशाल गेट के खुलने से पहले उपहार के रूप में थॉमस आंद्रे से मिले 1500 हमले के नुकसान का दावा करने वाले शॉर्ट्सवर्ड का परीक्षण करना चाहता था। अब क्या वह ऐसा कर सकता है? उस मामले में हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, इसलिए किसी को सेब का पेड़ लगाने की जरूरत है। क्या आप सहमत नहीं हैं? ओह, एक सेब का पेड़। अच्छा, ऐसा है। यह एक अद्भुत कहावत है।
जिन वू ने एक गोलमोल जवाब दिया और कॉल को वहीं समाप्त करने की कोशिश करने से पहले उस व्यक्ति को लाइन के दूसरी तरफ छोड़ दिया कि वह इसे किसी भी तरह से व्याख्या कर सके। ओह क्षमा करें सियोग हंटर महोदय। मानो वह शर्मिंदा महसूस कर रहा हो, कर्मचारी आगे बढ़ने से पहले बहुत झिझका। ईमानदारी से कहूं तो मैंने अतीत में कोरिया को कभी भी अनुकूल दृष्टि से नहीं देखा है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जापानी हंटर एसोसिएशन पिछले 4 वर्षों से जेजू द्वीप पर चींटी राक्षसों से एक बड़ा सिरदर्द झेल रहा था। एसोसिएशन के एक कर्मचारी के रूप में और एक जापानी के रूप में परिणामस्वरूप मुझे कोरियाई लोग नापसंद हो गए। जिन वू ने चुपचाप उसकी स्वीकारोक्ति सुनी। हालांकि मुझे आपकी वजह से अपनी मानसिकता बदलनी पड़ी हंटर महोदय। कोरिया हमारा उद्धारकर्ता देश बन गया है। मैं वास्तव में आपकी मदद के लिए आभारी हूं और मैं आपके गृह देश कोरिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे जैसे उसकी कहानी लंबी होती गई, उसकी आवाज भी अधिक रुसी होती गई। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि कोरिया को कभी भी उन भयावहताओं का अनुभव न करना पड़े जो मेरे देश को झेलनी पड़ी। जो लोग दिग्गज राक्षसों द्वारा रौंदे गए, शहर जला दिए गए, चारों ओर हवा में चीखें गूंज उठी। वह निराशा जिसे भुलाया नहीं जा सका। वे बुरे सपने कुछ हफ्ते पहले ही आए थे। कर्मचारी ने विपत्ति को करीब से देखा था और इसीलिए वह जानता था कि ऐसी बातें किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जिन वू ने उसकी दलीलें सुनी और आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह घटित हो सकता है। वह कोई वादा नहीं कर रहा था। नहीं, यह उसके संकल्प लेने के बहुत करीब था। इस क्षण तक परिश्रम पूर्वक अपने विकास को बनाए रखने का कारण वही था। अब उसकी मेहनत का फल दिखाने का समय आ गया था। कर्मचारी ने जिन वू का उत्तर सुना और चुपचाप हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोरिया से नफरत करना बंद कर दूंगा और इसके बजाय उनसे ईर्ष्या महसूस करूंगा। मुझे सचमुच उस कोरिया से ईर्ष्या हो रही है जिसमें तुम हो सियोग हंटर महोदय। तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। राक्षसों का शिकार करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य शौक नहीं है, इसलिए मैं तब तक जापान का दौरा जारी रखने की योजना बना रहा था जब तक इस दुनिया में राक्षस अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आपने सीधे मुझे देख लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जब आप शीर्ष क्रम के शिकारी हो तो आपको मूर्ख बनाना असंभव है। मैं भी वास्तव में आपके साथ कुछ ब्राउनी पॉइंट अर्जित करना चाहता था। कर्मचारी ने अपने हार्दिक अलविदा कहने से पहले माहौल को सुधारने के लिए जिन वू को धन्यवाद दिया, जिसके अस्थिर होने का खतरा था। उस स्थिति में कृपया हमें फिर से कॉल करने में संकोच न करें। बिल्कुल। जिन वू ने हंटर इश्यू स्मार्टफोन को पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने चुपचाप गेट की ओर देखा जो अप्राकृतिक रूप से शांत था, जैसे कि यह तूफान से पहले की शांति हो। यदि इस चीज की अवधि अन्य द्वारों से कालकोठरी के टूटने के समान है तो लगभग 6 दिन बचे थे। इस अंधेरे में जिन वू की 2 आंखें धीरे धीरे चमक रही थी। जिन वू को ले जाने वाले स्काई ड्रैगन ने ऊर्जावान रूप से अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे उतरा। लगभग 1 दिन बाद अन्य लोगों को भी परिवर्तनों का पता चला। गेट्स गायब हो गए थे। सियोल के ऊपर आसमान में सुपर विशाल पोर्टल दिखाई देने के तुरंत बाद नए गेट बनना बंद हो गए। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह अच्छी बात है या बुरी, लेकिन फिर भी इस बदलाव का स्वागत करने वाले मौजूद थे। और वह हंटर एसोसिएशन होगा जिसका नेतृत्व वर्तमान में वूजिन चेओल कर रहा है। अत्यंत तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसने सौंपी जा रही रिपोर्ट को पढ़ा और निर्णय लिया। हमारे देश के प्रत्येक शिकारी को सियोल बुलाओ महोदय, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। अगर हम ऐसा करते हैं और जिस गेट को हम खोजने में असफल रहे वह पूरी तरह से कालकोठरी में तब्दील हो जाता है, तो कैसा रहेगा कि हम केवल आधे शिकारियों को ही बुलाएं और बाकी को छोड़ दें। वूजिन चेओल ने आने वाली आपत्तियों की भीड़ को सुना और गुस्से में सम्मेलन की मेज पर गिर पड़े। एक उच्च पदस्थ हंटर के क्रोध के इस प्रदर्शन से आपातकालीन बैठक में उपस्थित लोगों के कंधे कांप उठे। वूजिन चेओल जोर से चिल्लाया, क्या आप सभी मानते हैं कि अभी हमारे पास अनदेखे खतरों के बारे में चिंता करने के लिए आवश्यक छूट है? इसके साथ ही सम्मेलन कक्ष के अंदर मौजूद सभी लोगों ने एक बार में बात करना बंद कर दिया। वूजिन चेओल ने कमरे की दीवारों के पार कहीं और इशारा किया। हम इस समय एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ झोंक देने के बाद भी हम उस घृणित चीज को रोक सकते हैं या नहीं। वूजिन चेओल दहाड़ते हुए बाहर आया और उपस्थित लोगों के चेहरों पर नजर डाली। यदि अन्य जिलों में घटनाएं होती हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यदि आप मुझसे कहें कि मैं अपनी सारी संपत्ति भी त्याग दूं, तो भी मैं ऐसा करूंगा। यदि आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ूं, तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा।
वू जिन चेओल के गंभीर दृढ़ संकल्प के खिलाफ कोई भी बहस नहीं कर सकता था। ऐसे मामले में जहां कालकोठरी के अंदर जीवन खतरनाक स्थितियों के दौरान राय भिन्न होती है, छापेमारी टीम के नेता अवज्ञाकारी टीम के सदस्य को मारने का भी सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों द्वारा लिया गया गलत निर्णय बाकी सभी को उनके विनाश की ओर ले जा सकता था। बाहरी दुनिया में इस तरह की कार्रवाई को अपराध के रूप में देखा जाएगा, लेकिन कालकोठरी के अंदर यह पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। छापेमारी कोई बच्चों के बगीचे की चाय पार्टी नहीं थी, बल्कि सच्चा युद्ध था जिसमें शामिल सभी लोगों को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी, और अभी वह युद्ध कालकोठरी के बाहर और दुनिया पर फैलने वाला था। वू जिन चेओल एक सुस्त शिकारी नहीं था जो हर सेकंड के गिनने पर विरोधी तर्कों का मनोरंजन करता था। कृपया देश के प्रत्येक शिकारी को तुरंत सियोल बुलाएं। जब तक वे लड़ सके किसी को पीछे न छोड़ें। और इसलिए एसोसिएशन के अध्यक्ष वू जिन चेओल के सीधे आदेश के तहत कोरिया गणराज्य के शिकारी सियोल शहर की ओर जाने लगे। चैप्टर 210। एक असामान्य दृश्य चल रहा था। सड़कें अस्त व्यस्त हो गई थी क्योंकि नागरिक सियोल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शिकारी इसे बचाने के लिए शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सुपर विशाल गेट के ठीक नीचे के जिलों में रहने वाले लोगों ने, जिन्हें नुकसान का खामियाजा भुगतने की भविष्यवाणी की थी, हंटर एसोसिएशन और सरकार द्वारा जारी चेतावनियों या यहां तक कि अपने स्वयं के तार्किक तर्क पर ध्यान दिया और बड़ी संख्या में शहर से भाग गए। जिन वू ने निकासी प्रयासों को कवर करने में व्यस्त रहते हुए टीवी समाचार देखा और अपनी मां से बात की। मां, क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहतर होगा अगर आप और जिन कहीं और जाएं? हमारा क्षेत्र निकासी क्षेत्रों में से एक भी नहीं है, आप जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि मां का सियोल छोड़ने का कोई विचार नहीं था। जिन वू का घर, पुराना अपार्टमेंट, सियोल के केंद्र से बहुत दूर स्थित था। यदि राक्षसों ने इस स्थान पर आक्रमण किया तो इसका मतलब था कि शिकारियों की रक्षात्मक रेखा ढह गई थी, और यह अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने में जिन वू की विफलता का भी संकेत देगा। मां को विश्वास था कि खतरे की लपटें यहां तक कभी नहीं पहुंचेंगी। जिन वो भी मुस्कुराया लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसके और उसकी मां के विपरीत, जो सोफे के सामने स्थित एक नीची कॉफी टेबल के चारों ओर बैठी थी, जिन अपने घुटनों को ऊपर उठाकर सोफे पर ही बैठी थी। उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा और उससे पूछा, तुम्हें भी नहीं जाना है? वह राष्ट्रव्यापी हंटर सम्मन के बारे में बात कर रही थी। हालांकि शुरुआत में जिन वू सियोल का निवासी था, वह वास्तव में उस सम्मन में शामिल नहीं था। टीवी पर शिकारी अन्य क्षेत्रों से हैं और वे एसोसिएशन को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सियोल में आ गए हैं। जिन ने अपनी मां से कटे हुए सिबों की एक प्लेट लेते समय अपना सिर हिलाया। वास्तव में जिन वो इस तथ्य से निराश महसूस कर रहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में उसके पास घर पर अपना समय बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, लेकिन लड़ने के लिए कोई राक्षस नहीं थे। वह तत्काल कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन सिस्टम के वास्तुकार की मृत्यु के बाद से उसने अपने इनाम के रूप में एक भी विशेष कुंजी नहीं देखी थी। उसके परिवार ने निश्चित रूप से घर पर अधिक समय बिताने का आनंद लिया, लेकिन जिन वो वास्तव में किसी भी और सभी परिस्थितियों के लिए तैयार होने के लिए खुद को और भी मजबूत करना चाहता था। क्या मुझे दैनिक खोज नहीं करनी चाहिए और दंड क्षेत्र या कुछ और में प्रवेश नहीं करना चाहिए? यह एक अच्छा विचार प्रतीत होता है, लेकिन साथ ही वास्तव में ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखों के सामने उस गेट से क्या निकल सकता है। फिर भी वह दंड क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था जहां अज्ञात राक्षस घात लगाए बैठे थे। भले ही संभावनाएं कम हो, यदि 10,000 में से एक नहीं 10 लाख में से एक की संभावना होती कि दंड खोज के दौरान उसके साथ कुछ हो सकता है, तो वह इस तरफ जो कुछ भी हो सकता है उससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। अभी उसके पास दो अलग अलग प्रकार के जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था, और इसलिए उस विचार को खारिज कर दिया गया। अंत में उसे किसी तरह कामिश के क्रोध शॉर्ट स्वॉर्ड का परीक्षण करने के लिए एक और तरीका खोजना होगा। वह क्या करे? जैसे ही जिन वू ने अपने विकल्पों पर विचार किया, एक निश्चित दृश्य टीवी स्क्रीन के अंदर और बाहर घूमता रहा। यह हंटर एसोसिएशन मुख्यालय की इमारत का था, जैसा कि एक उड़ते हेलीकॉप्टर से लिया गया था। यह सही है। क्या मुझे उसका उपयोग करना चाहिए? जिन वो के होठों के कोने ऊपर की ओर झुके हुए थे, उसकी आंखें संदिग्ध रूप से चमक रही थी। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और सहेजे गए नंबरों में से एक पर टैप किया। हमेशा की तरह कुछ रिंगटोन के बाद ही कॉल का तुरंत उत्तर दिया गया। हेलो सियोंग हंटर महोदय, मैं वू जिन चियोल बोल रहा हूं। ऐसा लगता है कि मुझे अभी से आपको एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में संदर्भित करना शुरू कर देना चाहिए।
वू जिन चियोल ने मुद्दे को टालने से पहले लाइन के दूसरी ओर चुपचाप हंसते हुए कहा, आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहां तक कि जिस नौकरी के लिए मैं तैयार नहीं था उसमें फंसकर मुझे अभी अजीब महसूस हो रहा है। साधारण अभिवादन साझा करने के बाद वू जिन चियोल को लगा कि अब एक अच्छा समय होगा और उनकी आवाज तुरंत गंभीर हो गई। क्या आपकी ओर से कुछ हुआ? मैं आपके इस तरह अप्रत्याशित रूप से मुझे कॉल करने से चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान स्थिति ऐसी होने के साथ वू जिन चियोल की सभी नसें ध्यान देने योग्य हद तक तेज हो गई थी। जब देश के सबसे प्रभावशाली हंटर ने अचानक उसे फोन किया तो वह तनावग्रस्त कैसे नहीं होता। ठीक है, असल में इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। वू जिन चियोल, जो अभी भी बहुत तनाव में था, ने जोर से अपनी लार निगल ली। भले ही यह हंटर सीओ के लिए कोई गंभीर मामला नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए गंभीर मामला हो सकता है। नहीं, क्योंकि वह उतना चिंतित नहीं लगता, यह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से बुरी खबर हो सकती है। जैसे ही दोनों व्यक्तियों के बीच थोड़ी सी खामोशी छा गई, वू जिन चियोल ने अपनी घबराई हुई नसों को शांत करने की पूरी कोशिश की और करीब से ध्यान दिया। जिन वू ने लापरवाही से मदद मांगी, क्योंकि यह वास्तव में कुछ भी गंभीर नहीं था। क्या मैं कुछ समय के लिए एसोसिएशन का व्यायामशाला उधार ले सकता हूं? भले ही वह वास्तव में व्यस्त था, वू जिन चियोल व्यक्तिगत रूप से जिन वू का स्वागत करने के लिए बाहर आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारे व्यायामशाला की स्थिति है। जिन वू ने अपने सिर के किनारे को खुजाया। एक शांत जगह खोजने की अपनी खोज में जो लोगों की नजरों से भी दूर हो, उसने सोचा कि एसोसिएशन के व्यायामशाला का उपयोग करना एक अच्छा विचार होगा, लेकिन वर्तमान में यह शहर में इकट्ठा हुए शिकारियों का आवाज था। उसने देखा कि सामान उनके हाथों से ले जाया जा रहा था और उसे देर से याद आया कि व्यायामशाला के भंडार में क्या छिपा हुआ था। क्या आप शिकारियों को ऐसे हथियार दे रहे हैं जिनके पास उचित उपकरणों की कमी है? हाँ, दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष गो गनहुई ने उन्हें इस तरह के बरसात के दिन के लिए तैयार किया था। जिन वो का सिर अपने आप हिल गया। यह वह दृश्य था जो वह उन आलोचकों को दिखाना चाहते थे जिन्होंने इन सभी महंगे उपकरणों को एक अंधेरे कोने में संग्रहित करने और उन्हें सड़ने देने के लिए एसोसिएशन पर उंगली उठाए और आलोचना की। जब ये शिकारी अपने हाथ में लिए गए हथियारों और कवचों से लैस थे तो वे गंभीर रूप से दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। यह तब था, जादुई ऊर्जा में लिपटे कवच के एक सेट में अपनी बाहों और पैरों को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहे एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली शिकारी ने अपना सिर उठाया और संयोग से जिन वू की नजर से मिला। सबसे महान शिकारी की उपस्थिति देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने तब तक केवल टीवी स्क्रीन पर ही देखा था। हंटर सियोंग जिन वू, वह क्या था? हंटर सियोंग यहाँ है। व्यायामशाला को भरने वाले शिकारियों ने एक साथ उसके पीछे देखा, और निश्चित रूप से जैसा कि उस बड़े हंटर ने कहा था, वह वहां था। हंटर सियोंग जिन वो अपनी पूरी महिमा में एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ खड़ा था और बिना कुछ कहे उनका अध्ययन कर रहा था। शोरगुल वाला आंतरिक भाग अचानक सन्नाटे में छा गया। देखते ही देखते माहौल काफी भारी हो गया। जो जबरदस्त उपस्थिति टीवी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित नहीं की जा सकी, वह इस हंटर से उसके खेल के शीर्ष पर बाहर आ गई। यह स्वाभाविक ही था कि किसी ऐसे व्यक्ति को घूरने के अलावा कुछ न करने पर किसी का दिल धड़कने लगता था, जो एक ऐसे दायरे में खड़ा था जहां तक पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। जिन वो का सामना करने वाले शिकारियों के भाव चमकने लगे। हर ओर से ईर्ष्या और सम्मान से भरी निगाहें उड़ने लगी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वू जिन चियोल उसे ये दृश्य क्यों दिखाना चाहता था, जबकि फोन पर समझाना ही काफी होता। यहाँ एकत्र हुए सभी लोग निचली श्रेणी के शिकारी थे, जिन्हें अपने स्वयं के महंगे जादुई ऊर्जा युक्त उपकरण तैयार करने में कठिनाई हो रही थी। नया एसोसिएशन अध्यक्ष निचले स्तर के हंटर्स को एकजुट करने की उम्मीद कर रहा था, जिन्हें अचानक बुलावे से मानसिक रूप से तनावग्रस्त होना चाहिए था, उन्हें यह दिखाकर कि इस समय उनके पास सबसे बड़ा सहयोगी है। उसकी गणना सच साबित हुई, क्योंकि इन शिकारियों की आंखों में एक नया जोश आ गया था। जिन वो मदद नहीं कर सका, लेकिन वो जिन चियोल की स्मार्ट सोच पर धीरे से मुस्कुराया। खैर, आखिरकार वह काफी समय से निगरानी प्रभाग का नेतृत्व कर रहा था। इस बीच वू जिन चियोल अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजला रहा था, जैसे कि वह अपने इरादों के उजागर होने से शर्मिंदा हो। उसने अचानक एक छोटा सा प्रश्न पूछा, वैसे हंटर महोदय, आप व्यायामशाला उधार क्यों लेना चाहते थे? जिन वू ने अपनी जेब से कुछ निकालने का नाटक किया, जबकि वह वास्तव में इसे अपनी इन्वेंटरी से निकाल रहा था। मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ। वू जिन चियोल ने जिन वू की हथेली पर आराम कर रहे बेर के आकार के बीज को देखते हुए भ्रम में अपना सिर झुका लिया। ये वास्तव में क्या है?
जब आप इसे जमीन पर लगाएंगे तो एक पेड़ जैसा दिखने वाला एक राक्षस उभर आएगा। मैं इसके साथ कुछ परीक्षण करना चाहता था। एक राक्षस सामने आ जाएगा। जिन वू ने वू जिन चियोल की चौड़ी खुली आंखों को देखा और सिर हिलाया। वृक्ष प्रकार का राक्षस अपनी मृत्यु के समय एक बीज उगल देगा। इस छोटे से बीज को नष्ट करने में असफल होने का मतलब था कि उसी स्थान पर फिर से एक नया राक्षस उगाएगा। उसने सोचा कि इन राक्षसों का बार बार शिकार करना अक्षम्य था क्योंकि उनकी सुरक्षा और जीवन शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए वह सभी बीजों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसने बॉस ट्री मॉन्स्टर के इस विशेष बीज को अपनी इन्वेंटरी में संग्रहित किया, ये सोचकर कि शायद उसे बाद में इसका उपयोग मिल जाएगा। जिन वू ने इन राक्षसों को बख्तरबंद पेड़ कहना शुरू कर दिया, ये बताने की कोशिश की कि वे इतने मजबूत थे जैसे कि उन्होंने धातु का कवच पहना हो। अगर यह वह आदमी है तो क्या यह मेरे इन नए ब्लेडों का परीक्षण करने का सबसे अच्छा लक्ष्य नहीं होगा? समस्या ये थी, अशांति के मौजूदा माहौल में बहुत से लोग खुले में घूमते राक्षस को देखकर घबरा जाएंगे। वो जिन चेओल चिंतित स्वर में बोला। जिन वो उससे सहमत था। इसीलिए मैं लोगों की नजरों से दूर एक शांत सुदृढ़ स्थान की तलाश में था, लेकिन यह नागरिकों की एसोसिएशन के व्यायामशाला तक कोई पहुंच नहीं थी और इसकी कठोरता किसी से कम नहीं थी, लेकिन अब इस स्थिति में इसका उपयोग करना असंभव था। जिन वू ने अपनी नजर वापस शिकारियों की ओर कर दी। अब भी कई शिकारी एसोसिएशन द्वारा दिए गए हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे और खुद को मानसिक रूप देने की कोशिश करते हुए उसकी दिशा में देख रहे थे। अच्छा, ऐसी स्थिति से क्या वह जापान के निर्जन क्षेत्रों में से किसी एक में जा सकता था और वहां बीज का उपयोग कर सकता था, लेकिन फिर उसे उड़ने के लिए जो दूरी तय करनी थी वह काफी दूर थी, और जहां तक कौशल शैडो एक्सचेंज का उपयोग करने की बात है, उसने सोचा कि यह बर्बाद करना होगा। कौन कह सकता है कि 2 घंटों के कूलडाउन समय के दौरान कोरिया में क्या हो सकता है? यही कारण है कि जिन वू जाने के लिए पीछे मुड़ने वाला था, लेकिन वू जिन चेओल तब तक एक निर्णय पर आ चुका था, इसलिए उसने दृढ़ स्वर में बात की। आज व्यायामशाला के लिए दोपहर का कार्यक्रम आपके लिए साफ कर दिया जाएगा, हंटर महोदय। आपने जो कुछ भी किया है उसकी तुलना में ऐसा कुछ विशेषाधिकार के रूप में भी योग्य नहीं है। एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गो गनहुई ने हंटर सेओंग जिन वू के लिए संबंधित कानूनों को बदलने तक की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी एक उत्कृष्ट शिकारी से उनके लिए लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए नहीं कह पाएगा, जब वे ऐसे छोटे छोटे उपकार करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। और अब चूंकि वह एसोसिएशन का नया अध्यक्ष था, तो इसका कोई अर्थ कैसे हो सकता है यदि वह कुछ घंटों के लिए एक मामूली व्यायामशाला भी उधार नहीं दे सका? क्या यह सचमुच ठीक होगा? जिन वू ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन वो जिन चियोल बस मुस्कुरा दिया। हो सकता है कि मैं इसे न देखूं, लेकिन मैं अभी भी इस जगह का प्रभारी व्यक्ति हूं। आप देखिए, मुझे यह तय करना है कि इस इमारत को कब खोलना है या बंद करना है। वू जिन चेओल ने जोर से बोलने से पहले ताली बजाई और शिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। यहां प्रभारी कौन है? यह मैं हूं, सर। जिन वू ने व्यायामशाला के दूर छोर से एसोसिएशन के एक कर्मचारी को तेजी से दौड़ते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी का शीर्षक अजीब लग रहा है या ये किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, नौकरी खुद ही काफी ऊंची होनी चाहिए। पहले दिन के अंत में स्थिति सियोल के एक शीर्ष लग्जरी होटल में। वहां एक आदमी अपने स्वीट की खिड़की से नीचे की सड़कों को जाम कर शहर से भागने की कोशिश कर रही कारों को निःशब्द देख रहा था। वह थॉमस आंद्रे था। लॉरा चुपचाप पीछे से उसके पास पहुंची। उसके हाथ अपने सामान से भरे ट्रैवल केस को पकड़ रहे थे। बॉस, क्या आप अब भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे? ये सही है। थॉमस आंद्रे ने अपनी उंगली से खिड़की को हल्के से थपथपाया। वह गेट की ओर इशारा कर रहा था। मैं इतनी बड़ी और सुंदर चीज को छोड़कर कैसे भाग सकता हूं? ये बड़ा है, लेकिन सुंदर है, सर। थॉमस आंद्रे की विलक्षणता अब तक अच्छी तरह से प्रलेखित हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए यह कहना कि भयावह रूप से विशाल और अशुभ गेट सुंदर था। जैसे ही लॉरा, उसकी प्रबंधक, उसकी घोषणा से हैरान महसूस कर रही थी, वो उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। कोई भी चीज जो आपके दिल को रोमांचित कर दे वह सुंदर है। उसने अपने दिल की धड़कन की पुष्टि करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। जब से उसने गेट देखा, उसका दिल बिना रुके धड़क रहा था और थकान का कोई संकेत नहीं था। लपटे उगलने वाले ड्रैगन से लेकर वह विशाल गेट और यहां तक कि हंटर सेओंग जिन वू की शक्ति, ये सभी मेरे लिए खूबसूरत चीजें हैं। उसे सामान्य तर्क से नहीं समझा जा सका। लॉरा ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी।
थॉमस आंद्रे ने अपना हाथ अपनी छाती से नीचे किया और जोर से मुस्कुराया। इसके अलावा सभी गेट गायब हो गए हैं, तो अब वापस जाने का क्या मतलब है? हालांकि हंटर बयूरो चिंतित हो रहा है, सर। थॉमस आंद्रे इस विचार पर हंसने लगा कि कोई उनकी भलाई के बारे में चिंतित है। ये कैसी अजीब धारणा है, मेरे बारे में चिंता करना। क्या हंटर सेओंग जिनवू के ठीक बगल से अधिक सुरक्षित कोई जगह है? थॉमस आंद्रे की बातें सुनकर लौरा भी भूल गई कि वह क्या कहना चाहती थी। यह कोई रहस्य नहीं था कि हंटर बयूरो ने सेओंग जिनवू को दुनिया के शीर्ष क्रम के शिकारियों की रक्षा करने के लिए कहा था। थॉमस आंद्रे स्पष्ट रूप से अवाक लौरा को देखकर मुस्कुराया और उससे दूर हो गया। उसने गेट को देखा जो विशाल के वर्गीकरण को पार कर गया था और अति विशाल के दायरे में प्रवेश कर गया था। यह सियोल के ऊपर आसमान में ऊपर तैर रहा था, इसकी सतह चुपचाप तरंगित हो रही थी। अगर यह चीज यहीं नहीं रुकी तो हमारे लिए वैसे भी कोई भविष्य नहीं होगा। एक ऐसी आपदा जिसे सेओंग जिनवू भी रोक नहीं पाएगा, दुनिया भर में 8 बार और घटित होगी। उन्हें कौन रोक पाएगा? थॉमस आंद्रे खुद, या चीन के लियू झिगिंग, शायद अन्य विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारी। ये कैसी बेतुकी धारणा थी। इसलिए मैं हर चीज का गवाह बनना चाहता हूं। थॉमस आंद्रे की नजर कांच पर लौरा के प्रतिबिंब की ओर चली गई और बोलते समय उसके होठों पर फिर से मुस्कान तैर गई। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये मानव इतिहास का अंतिम आह्वान होगा या एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। खाली व्यायामशाला के अंदर जिन वो इस बड़ी संरचना के मध्य तक चला। ठीक है, ये काफी अच्छा होना चाहिए। जिन वो ने बीज को फर्श पर रख दिया और उस पर थोड़ा पानी डाला। एक बीज और पानी, मिट्टी या सूरज की रोशनी के बिना भी एक राक्षस को अंकुरित होने के लिए ये 2 ही चीजें आवश्यक थी। इस बात की पुष्टि वह पहले भी कई बार कर चुका है। हड्डियों के घूमने जैसी आवाजों के साथ बीज तेजी से विस्तारित हुआ और एक पेड़ बन गया। चाहे उसने इसे कितनी भी बार देखा हो, यह प्रक्रिया एक तमाशा बनकर रह गई। ये तय है। ये कितनी अद्भुत जीवन शक्ति थी, इतनी मजबूत कि इन वृक्ष राक्षसों की संख्या कभी कम नहीं होगी, भले ही आसपास का वातावरण बंजर और अनुपजाऊ हो। जिन वो इत्मीनान से उस दूरी पर वापस चला गया जिसे वह सुरक्षित समझता था। बेबी पेड़ तब तक बड़ा होता गया जब तक कि उसे अपना मूल स्वरूप वापस नहीं मिल गया। आखिरकार बीज इतने बड़े राक्षस में बदल गया कि उसका सिर 5 मिनट से भी कम समय में व्यायामशाला की छत को छू गया। जिन वो ने अंदरूनी हिस्से में गूंज रहे राक्षस पेड़ की चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से नवोन्नत बेरू को बुलाया। बाहर आओ। बेरू की आकृति आसानी से जमीन से उभर आई। ओह मेरे राजा। बेरू की नई और बेहतर उपस्थिति वास्तव में आकर्षक थी। सामान्य कीट जैसे एक एक्सोस्केलेटन के बजाय उसका पूरा शरीर अब कसकर फिट होने वाले काले कवच से सुसज्जित था, जिससे वह पहले की तुलना में और भी अधिक पर्याप्त दिख रहा था। क्या वह सब था? उसके शरीर से उठता हुआ काला धुआं और भी अधिक ध्यान देने योग्य हो गया और अब धुंध की तरह दिखने के बजाय जलती हुई काली लपटों की तरह लग रहा था। वह उमड़ती हुई शक्ति। जिन वो ने बेरू की सूचना विंडो की एक बार फिर पुष्टि की। बेरू एलवी मैक्स मार्शल ग्रेड। ये ग्रेड सेना के प्रमुख के बराबर है और ऐसा केवल एक ही अस्तित्व में हो सकता है। यदि कोई अन्य छाया सैनिक भी इस ग्रेड तक पहुंचता है तो पदानुक्रम तय किया जाना चाहिए। तो इस समय मार्शल ग्रेड को संभावित रूप से चुनौती देने वाले केवल ग्रेड हैं जो वर्तमान में कमांडर ग्रेड हैं, और एग्रिड जो स्वयं कमांडर ग्रेड में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। अपनी ठुड्डी से बेरू की ओर इशारा करने से पहले जिनवू ने अंदर ही अंदर सोचा कि मार्शल ग्रेड के लिए उन तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी मनोरंजक होनी चाहिए। बेरू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उस प्राणी पर हमला करो। उसके पास जो कुछ भी था। बेरू ने अपनी सेना द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अपना शारीरिक आकार बढ़ाया। असली जानवर की चीख। बड़े हुए शरीर से मेल खाने के लिए कवच भी स्वाभाविक रूप से बदल गया। बेरू जल्द ही अपने मूल आकार से दोगुना हो गया और तेज थिरकते कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसके कदम धीरे धीरे तेज हो गए जब तक कि वह पूरी गति से दौड़ने नहीं लगा और बख्तरबंद पेड़ पर झपट पड़ा। बेरू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपने पूरे अस्तित्व पर जो हमला किया वह वृक्ष राक्षस को आधा नहीं काट सका, इसके बजाय वह केवल उसकी कलाई जितनी गहराई तक खोदने में कामयाब रहा। बेरू के लिए जो रैंक एस राक्षसों को ऐसे टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम था जैसे कि वे मजाक कर रहे हों, यह एक घबराहट पैदा करने वाली घटना थी। लेकिन फिर ऐसा दृश्य आर्मर ट्री के लिए उपयुक्त था जो जादुई हमलों को छोड़कर लगभग सभी शारीरिक क्षति से बचाव में माहिर था। वह वार्म अप के लिए पर्याप्त था।
संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के बाद जिन वू ने बेरू को वापस बुला लिया। बेरू तेजी से एक ओर हट गया। इस बीच जिन वू ने इन्वेंटरी से कामिश के क्रोध की जोड़ी को बुलाया। उसके हाथों की पकड़ में नियमित तलवारों जितनी लंबी दो छोटी तलवारें दिखाई दी। बख्तरबंद पेड़ अपने पेट में छेद के लिए जिम्मेदार अपराधी की तलाश कर रहा था, तभी उसे अनजाने में जिन वू की उपस्थिति का पता चला और वह धीरे धीरे उसकी ओर दौड़ने लगा। तो बहुत धीरे। गंभीरता से कहें तो इस चीज में अपनी उच्च सुरक्षा के अलावा कोई अन्य मुक्तिदायक गुण नहीं था। दरअसल इसकी रक्षात्मक क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन उस चौंका देने वाली रक्षा के खिलाफ ये दो शॉर्टस्वर्ड कितनी अच्छी तरह काम करेंगे। उसके हाथों के सिरों से फैलती हुई काली आभा ने तुरंत ब्लेडों को ढक लिया। मुझे विनाशकारी शक्ति की आवश्यकता है। जब उसके विचार वहां पहुंचे तो दोनों हथियार अचानक इतने भारी हो गए मानो उनमें हजारों किलोग्राम वजन लगा हो। वे इतने भारी थे, वास्तव में वजन में इस वृद्धि को सहने की कोशिश करते समय जिनवू के कंधे की मांसपेशियों पर नसें उभरने लगी। हमले में 1500 की क्षति। आइए देखें कि यह कैसा लगता है। जिन वू ने लड़ने का मन बना लिया और दोनों क्रोध के ब्लेड एक साथ कांपने लगे।